अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मॉर्निंग जनाब। आज प्रोग्राम का आगाज जरा करते हैं अफगानिस्तान की एक खबर से। अफगानिस्तान जहां पर अब हम देखते हैं कि तालिबान का जिस तरह से कंट्रोल है, ज़ाहिर है उस तरह से अनाउंस तो नहीं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की, लेकिन जो मामलात ज़िंदगी हैं वो बहाल हो रहे हैं। अफगान वजारत दाखिला ने अपने शहरियों के लिए पासपोर्ट सर्विस बहाल कर दी है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट की खवातीन स्टाफ को भी अपनी ड्यूटी पर वापस आने की हिदायत जारी कर दी गई है, जो कि एक अच्छा तर्ज अमल है। और अगर हम लोग वाकई में ये देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मामूलात ज़िंदगी बहाली की तरफ आए, रूटीन लाइफ की तरफ लोग जाए, और बिलखुसूस खवातीन के हवाले से क्वेश्चन मार्क था कि क्या उन्हें वही रोल दिया जाएगा जो कि माजी की हुकूमत ने उनको दिया था। तो डेफिनेटली ऐसे किया जा रहा है। तो गैर मुल्की खबर से अदारे के मुताबिक ये खबर सामने आई कि अफगान पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑपरेशंस को बहाल कर दिया गया है। लिहाजा कई माह बाद जाकर पासपोर्ट सर्विस को बहाल करते हुए पहले मरहले में 25,000 अफगान शहरियों को पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तो जनाब, अफगान पासपोर्ट डिपार्टमेंट के कायम मकाम सरबरा इल्म गुल हक्कानी साहब के मुताबिक बताया गया कि खवातीन स्टाफ को वापस ड्यूटी पर तलब कर लिया गया है, क्योंकि खवातीन के पासपोर्ट की मामला खवातीन ही देखेंगे। और मेरे ख्याल से एक बेहतरीन फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला किया गया। अफगान वजारत दाखिला ने यह भी बताया कि जो नए पासपोर्ट हैं वो इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के नाम से ही जारी किए जाएंगे। तकरीबन ये 2 माह का तातुल रहा है, यानी ऑपरेशंस मुअत्तल रहे हैं। इस दौरान जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 1,70,000 थी। यानी वो शहरी जिन्होंने कहा था कि उन्हें पासपोर्ट दरकार है, दरखास्तें उन्होंने जमा कराई थी, और अब वो जो दरखास्तें सारी एंटरटेन की जाएंगी मरहलावार। और इसमें अच्छा प्लस पॉइंट, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, कि खवातीन को मलहूज़ खातिर रखा गया है और उनके खदमात दोबारा फिर से ली जा रही हैं। और अच्छी बात है, इससे वहाँ में जो एक था ना तज़ब्ज़ुब का शिकार मुआशरा कि खवातीन के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या उनको वो हकूक़ हासिल होंगे जो शहरी रियासत उन्हें देना चाहती है। तो डेफिनेटली ऐसा हो रहा है एंड वी विश कि अफगानिस्तान में मामला बेहतरी की तरफ ही जाएं। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कुछ एक मजीद खबर हम आपकी तरफ पहुंचाते हैं। और वो खबर ये है कि यकीनन मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है। किसी ने, मेरे एक अजीज ने खूबसूरत जुमला कहा था कि मौत बरहक है, कफन बेशक है। उस रोज आके मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई कफन बेशक है, कफन हो ना हो, लेकिन मौत आनी। लेकिन मौत इस कदर नेक हो जाए कि कहते ना कि किस्मत वालों को ही ऐसी मौत नसीब होती है। इससे पहले कि मैं आपको एक वाकया बताऊं, दुआ गो हैं कि हम तमाम मुसलमानों को शुएब ऐसी मौत नसीब हो कि सजदे में सर हो और रूह कब्ज हो। ये मौत मिस्री शहरी के नसीब में आई जब वो सजदा रेज था। यानी वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज था और जान चली गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई और इसमें जिस तरह से देखा जा सकता है कि इजिप्ट का ये शहर है समोहा, यहाँ पर एक शख्स की उस वक्त रूह परवास कर गई जब वह स्टोर में नमाज के दौरान खुदा के हुजूर सजदे की हालत में था। 39 साला अहमद एक मिस्री शहरी है, 3 बच्चों का बाप था। सजदे में इंतकाल का ये वाक़या सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि जब दूसरी बार वो सजदे में गया तो दम निकल गया। और कहते हैं ना कि इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक होती है कि आपका प्यारा आपसे कोई बिछड़ जाए, लेकिन जब मौत इतनी खूबसूरत हो ना तो रश्क आता है। अल्लाह के नेक बंदों को ऐसी मौत नसीब होती है। और वी विश के अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे ही मौत नसीब फरमाए कि कलमा हक हमारी ज़बान पर हो और हम अपनी जान जो है वापस खुदा को सौंप रहे हों। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और दिलचस्प खबर आपको देते हैं। जरा ये खबर जो है वो पड़ोसी मुल्क भारत से है, हमारे हरीफ मुल्क से है। भारत का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसान सड़कों पर है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन 1.5 साल हो गया कि किसान जो है वो एहतजाज करें, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। इसीलिए ये जो एहतजाज का दायराकार है वो वसीतर होता चला जा रहा है। उनके खिलाफ जो कवानीन बनाए गए थे उस पर एक बार फिर से एहतजाज जोर पकड़ गया है, लेकिन भारतीय सरकार को अपने शहरियों पर रहम अभी तक नहीं आ रहा। और रियासत उत्तर प्रदेश से जो हालात और जो इत्तलात आ रही हैं वो किसी तौर भी अच्छी नहीं। एग्जैक्टली जरिया, अब यही मामला तो हम भारत से अक्सर देखते हैं कि जब बात माइनॉरिटीज की हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की, फॉर दैट मैटर किसानों ही की क्यों ना हो, रीढ़ की हड्डी होता है किसान, लेकिन किस तरह से उसका इस्तेहसाल हो रहा है भारत में, ये उसकी एक मिसाल आपको हम दिखा रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश जिसका आपने जिक्र किया जरिया, वहां पर जब किसान एहतजाज करते हैं तो किस तरह से इंतजामिया गाड़ियां चढ़ा देती है। 9 किसान, 9 शहरी जान की बाजी हार जाते हैं।
कि सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश और उस भारत की है जो कहता है कि सेक्युलर हूं, जो कहता है डेमोक्रेटिक हूं, जो कहता है अपने बारे में बड़ा कुछ, लेकिन करता क्या है अपने शहरियों के साथ। उसकी मिसाल ये देखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी रियासत, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, जलाओ घेराव की सिचुएशन है और इन वाक़यात में 4 किसानों समेत 9 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर रिपोर्ट ये भी आई कि जो किसान हैं उनके रहनुमाओं के मुताबिक वो मोदी गवर्नमेंट की ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर पॉलिसी के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। ताहम भारतीय किसानों ने इस वाक़े को करार देते हुए कहा है कि जिन किसानों ने वोट दिया है उनके एहतजाजी मुजाहरे पर गाड़ी चढ़ा देना और उनके जिस्मों को रोंदना कहाँ की इंसानियत है। ये ताकत का नशा है कि किसानों ने मोदी सरकार के बनाए गए कवानीन को उनकी कमाई पर हमला करार दिया है। अब जरा ये सोचें कि अगर खुद भारत में ये हाल है, ये वहीं के वोटर हैं शुएब, बिल्कुल, तो कश्मीर की हालत क्या होगी? कश्मीर की हालत जो है वो भी हम सब जानते हैं और अब तो अक़वाम आलम भी जानता है और उसमें ज़ाहिर किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, इमरान खान साहब ने अदा किया है। बार बार डोजियर्स देना, बार बार ये बताना कि वहाँ पर हो क्या रहा है और अभी भी अक़वाम आलम को देखना चाहिए कि व्हाट टू टॉक अबाउट कश्मीर, हो क्या रहा है भारत के उत्तर प्रदेश में, हो क्या रहा है किसानों के साथ। बड़ा दुरुस्त आपने कहा, ये आज 1-2 दिन की बात नहीं है यार, ये तो 1-1.5 साल हो चुका और किसानों का इस तरह से इस्तेहसाल वहां पर हो रहा है कि जब किसान कहते हैं कि हमें ये पॉलिसीज मंजूर नहीं है, उसको सुना नहीं जाता। चलें जी, ये तो हमने पड़ोसी मुल्क भारत की बात की, आज हमने बड़ा प्रोग्राम का आगाज में अफगानिस्तान की बात की, इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट ईरान एज वेल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताफ्तान का बॉर्डर है वो खोल दिया गया है और ईरान ने कारोबारी और स्टूडेंट वीजा के हामिल पाकिस्तानी शहरियों को ईरान में दाखिले की इजाजत दे दी है। तो अच्छी खबरें हैं अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी। वहां पर पासपोर्ट, यहाँ पर दाखिले की इजाजत और ताफ्तान बॉर्डर खोल दिया। तो नाज़रीन, ईरान में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस ईरान ने तफ्तान बॉर्डर पर 3 माह पहले इमिग्रेशन क्लियरेंस पर पाबंदी आयद की थी। इस अमल को रोक दिया गया था, ताहम अब ये फैसला किया गया है कि ताफ्तान बॉर्डर को खोल दिया जाएगा, लिहाजा वो पाबंदी खत्म कर दी गई। तो खत्म होने के बाद मुतादिद पाकिस्तानी शहरियों को ईरान में दाखिले की इजाजत दी गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में दाखिल होने के लिए कोरोना वायरस सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट मनफी होना लाजमी है, जो कि एक दुरुस्त अमल है ताकि आप मजीद कोरोना वायरस को फैलाने के लिए मददगार या मुआवन साबित ना हो। एग्जैक्टली। चले, अच्छी अच्छी खबरें हमने उस तरफ से आपको दी नहीं ईरान से। अब जरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और यहाँ से एक जबरदस्त खबर, एक जबरदस्त विजुअल, पावरफुल विजुअल मैं उसे कहूंगा कि जब हम देखते हैं अक्सर रश आवर में जब ट्रैफिक जैम हो, यानी वो चाहे सुबह का वक्त हो चाहे शाम 5 यानी 4 से 6 के दरमियान का हो, तो वो भी कराची शहर जहां पर ट्रैफिक जैम होना बड़ी मामूली सी बात लगती है, बड़ी आम सी बात लगती है। वहां पर हुआ ये लियारी एक्सप्रेसवे से जब उतरना था, वहां पर चूंकि ज़ाहिर है रश हो जाता है उस वक्त, उस रश में एक एम्बुलेंस ने गुजरना था। एम्बुलेंस जो जान बचाती है, एम्बुलेंस जिसने एक मरीज को बड़ी जल्द अस्पताल पहुंचाना होता है, उस एम्बुलेंस ने जब रास्ता मांगा तो किस खूबसूरती से गाड़ियां साइड पर होती चली गई और उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। जबरदस्त एग्जाम्पल सेट हुई है। वैसे भी हम सबको अहद करना चाहिए, जब भी हम सड़क पर हों और हमारे अकब में अगर हमें कहीं आवाज़ सुनाई दे कि एम्बुलेंस आ रही है तो फौरन रास्ता देना है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत चीज है जो कराची वालों ने एग्जैक्टली वो कहते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सर्जन्स नहीं हैं, लेकिन हम इंसान हैं और ये सबसे बड़ा मजहब है जो इंसानियत का होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिविटी को आगे लेकर चलें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और अगर थोड़ा सा रास्ता देकर हम किसी की जान बचाने में अपना थोड़ा सा किरदार अदा कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा खूबसूरत बात कोई हो नहीं सकती। बेशक। एनीवेज, आगे बढ़ते प्रोग्राम में और जो मजीद लेटेस्ट डेवलपमेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनमें एक अच्छी खबर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत बैनुल सूबाई राबता को हिदायत जारी की है कि सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर पर गंदम के इजरा का कहें, क्योंकि 12 लाख टन गंदम का इजरा रुकने से सिंध में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जनाब वफाकी वज़ीर तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कल ट्विटर पर यह वाज़ेह अल्फाज में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी को हिदायत जारी की और कहा कि सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर गंदम के इजरा का कहें, क्योंकि सिंध में गंदम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लिहाजा वो ये भी बता रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने 12 लाख टन गंदम का इजरा रोक रखा है। इससे पहले कि सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी भी नहीं की है। तो ताहम यही वो एक अहम पॉइंट है जिस पर आज बात करना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज पंजाब और केपी, यहां पर हम देखते हैं
कि वो जो रिलीज पॉलिसी होती है, इस वक्त हम लेटर आपको दिखा भी रहे हैं कि पंजाब और केपी ने तो रिलीज कर दी, चूंकि ज़ाहिर है एक तरीक़ेकार होता है रिलीज करने का, लेकिन सिंध ने नहीं की। 1.269 MMT ये रिजर्व है। होना तो ये चाहिए कि 10,000 MT पर डे रिलीज होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। इससे मसाइल कितने बढ़ जाएंगे, चूंकि मुनाफाखोर बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया इकोनॉमिस्ट आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने। आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आबिद साहब, प्लीज फरमाइएगा कि ये जो मामलात आप देख रहे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब को इंटरवीन करना पड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि बैन-ए-सूबाई राब्ता कमेटी को कि आप सिंध गवर्नमेंट से कहें कि वो रिलीज करें इस गंदम को, जो कि रिजर्व है, और ये मार्च 2021 तक के लिए 2022 तक के लिए आई गेस ये रिजर्व थे, लेकिन वो रिलीज नहीं करे। तो ये रिलीज ना करना, इससे मसाइल कितने बढ़ते चले जाएंगे? देखिए, इस वक्त अगर हम गंदम की सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो जब गंदम का सीजन आया था, उसी वक्त से ये जो पैनल सूबाई कोऑर्डिनेशन ना होना जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। पंजाब ने जो फार्मर से जो सपोर्ट प्राइस जिस पे कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट अपने काश्तकारों से गंदम खरीदता है, वो रखी थी 1800 रुपये फी मन, जबकि सिंध ने उसको 2000 रुपये फी मन रखा। तो पहले तो यहीं पे प्राइस डिफरेंस आ गया कि पंजाब में जो गंदम खरीदी जा रही थी वो 1800 रुपये मन खरीदी जा रही थी और सिंध में 2000 रुपये मन। तो उस वक्त भी गंदम जो थी बहुत सी वो पंजाब में खरीद कर उसको फौरी तौर पे सिंध ले जाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे 200 रुपये मन प्रॉफिट हो रहा था उस पर। अब आज की जो सूरत हाल है पंजाब में, तकरीबन अगर आप देखते हैं तो 3.8 मिलियन टन गंदम जो है वो मौजूद है पंजाब फूड डिपार्टमेंट के पास। सिंध के पास 1.2 मिलियन टन है, और अभी तक प्राइवेट सेक्टर अपनी खरीदी हुई गंदम जो है वो मिल्स उसको क्रश कर रही थी और उसका आटा बना रही थी। 24 सितंबर से पंजाब ने गंदम रिलीज़ करना शुरू कर दी फ्लोर मिलों को, ताकि आटे का रेट जो है वो नीचे आ सके, और ये सब्सिडाइज रेट होता है। 1800 रुपये पे खरीद के 1950 रुपये पे पंजाब इस वक्त मिलों को रिलीज़ कर रहा है, ताकि वो सहूलत बाज़ार में, यूटिलिटी स्टोर्स में और बाकी जो सब्सिडाइज आटा है वो बन सके। असूली तौर पे सिंध को भी इसके साथ ही कर देना चाहिए थी, ताकि जो डिमांड और सप्लाई है वो मेंटेन रहे, लेकिन सिंध ने अभी तक अपने जो है रिलीज फ्लोर मिलों को वो शुरू नहीं की। तो अब हो ये रहा है कि पंजाब की जो सब्सिडाइज गंदम है 1950 रुपये मन जो कि फ्लोर मिल्स को दी जा रही है, उसमें से भी बहुत सी गंदम जो है वो कराची की तरफ आ रही है, और कराची से फिर वो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो हब के रास्ते बलूचिस्तान से होती हुई या तो अफगानिस्तान को चली जाएगी या पेशावर वाले बॉर्डर से भी जा रही है। तो इस वक्त हमें जो दो फैक्टर जहन में रखने हैं, एक तो पाकिस्तान के अपने अंदर जो आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरा चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में वीट की कीमत बढ़ गई है, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक डिफेक्टो सैंक्शन का शिकार है जो नई हुकूमत है, क्योंकि अमेरिका ने उसके रिजर्व जो है वो रोक रखे हैं। तो इस वक्त पहले हम ये देख रहे हैं सुलैरी साहब, पाकिस्तान में गंदम की किल्लत उठानी पड़ रही है कुछ सूबों के शहरियों को, और फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर इस तरह का अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये जब हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, ये हर 6 माह बाद 8 माह बाद गंदम की रिलीज होना, आटे की कीमतों का बढ़ जाना, फिर वफाक का सिंध से रब्ता करना और वहां से कोई परफॉर्मेंस का सामने ना आना, ऐसे में अब क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के स्टेप्स ले लेने चाहिए ताकि हर 6-8 माह बाद इस तरह का जो एक ड्रामा सी कंडीशन हमें नजर आती है वो अब खत्म हो जानी चाहिए। गंदम की रिलीज बर वक्त जितनी बेहतर तरीके से हो सकेगी, उतने ही जो मौशी एक साइकिल है वो भी मुतासर नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद जो एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट से ये जाहिर है कि सूबों का मैंडेट है, और इसीलिए फिर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री जो है उसको कहा गया आईपीसी को कि वो इन सूबों को बिठाए, चूँकि इशू ये पैदा होगा कि अगर पंजाब से गवर्नमेंट की मूवमेंट जो है दूसरे सूबों को अगर उसको रोका जाएगा तो जाहिर है वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होगा। इस वक्त हम एक सूबे से दूसरे सूबे में नकलो हरकत को कानूनी तौर पे सूबाई हुकूमतें नहीं रोक सकती, ये आइन में ऐसी प्रोविजन नहीं है जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कीमतों का डिफरेंस रहे या अगर टाइम पे रिलीजेस ना हो तो ये होगा कि जो एक सूबे में गंदम जो कि वाफर मिकदार में, और हमें याद रखना है कि पंजाब और सिंध ही मिलके बलूचिस्तान और केपी की ज़रूरियात पूरा करते हैं। तो अगर पंजाब की जो गंदम है वो प्राइस डिफरेंस की वजह से और कीमतें जो डेट्स के कोइंसाइड ना करने की वजह से
वो सिंध में सारी इकट्ठी होती जाएगी, तो उससे केपी और बलूचिस्तान की डिमांड जो है वो भी अफेक्ट ओके, वो इफेक्ट होगा। सर एक बात और बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत इसमें इन्वॉल्व इस तरीके से है, या सिंध फूड डिपार्टमेंट इस तरीके से इन्वॉल्व है कि वो जान के ये करते हैं, तो रिलीज़ ना करना, गंदम की प्राइस का बढ़ जाना, आटे का महंगा मिलना, ताकि शहरी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को कोसें, इसलिए सिंध हुकूमत ये करती है? देखिए, इस पे चूंकि मेरे पास इस तरह का कोई एविडेंस नहीं कि मैं कहूँ कि सिंध हुकूमत जानबूझ के ऐसा करती है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट नतीजा है वो यही होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो खा वो आलू प्याज टमाटर की कीमतों में इजाफा हो, जो कि प्योरली लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मैंडेट में आता है, या आटे की कीमत में इजाफा हो, तो वहाँ पे सारा नज़ला जो है वो तो वफाकी हुकूमत पे गिरता है। तो अगर हम महंगाई के अफरीज से बचना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, तमाम सूबाई हुकूमतें और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अल्लाह करे कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जल्दी आए, और मैं कहता कि तमाम लोकल गवर्नमेंट्स भी, लेकिन जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होता तो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, है, इन्होंने भी तो कोई किरदार अदा करना है या नहीं करना सुलेरी साहब, क्योंकि जब तक ये अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक तो मामला यूं ही जूं की तूं पड़े रहेंगे। देखिए इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना रोल प्ले करना, तो ये हम सबको मिलकर ये कलेक्टिव एफर्ट होगी महंगाई रोकने के लिए। ये सिर्फ तनहा वफाकी हुकूमत या कोई एक सूबाई हुकूमत जो है वो अगर महंगाई रोकना चाहेगी तो वो शायद नहीं रोक पाएगी जब तक वफाक की बाकी इकाइयाँ उसके साथ मिलके काम ना करें और एक कोऑर्डिनेशन ना हो। ठीक, अच्छा सुलहरी साहब, एक मुख्तसर सा और भी कमेंट कर दीजिए। गुज़िश्ता रात में 12 बजे वाला बुलेटिन देख रही थी कुछ चैनल का, तो पता चला कि कराची में गंदम और आटे की कीमतें तो बढ़ी हैं, मुर्गी भी बड़ी महंगी हो गई है, और बताया जा रहा है कि 1 किलो मुर्गी जो है वो 350 से 400 कुछ रुपए में दस्तयाब हो रही है। ये भी कोई सीजन आता है और हम देखते हैं कि हर 6-8 माह बाद वो कहते हैं पीछे से महंगी मिल रही। पीछे से महंगी मिलने के पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं? ये इसके दो फैक्टर्स हैं चिकन की कीमत में इजाफे के। एक तो जो एक दिन का जो चूज़ा होता है उसकी कीमत में इजाफा हुआ था आज से कुछ 40 दिन पहले, और ये ऑलरेडी एंटिसिपेट किया जा रहा था कि चूँकि चूज़े की कीमत बढ़ी है तो मुर्गी की कीमत भी बढ़ेगी। दूसरा, जो मुर्गी की फीड होती है उसमें सोयाबीन है, और सोयाबीन की कीमतें पूरी दुनिया में तकरीबन 70% बढ़ गई हैं पिछले चंद माह के दौरान। तो जाहिर है कि अगर पोल्ट्री फीड महंगी होगी तो पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो उसी तनासब से जो मुर्गी का रेट है उसमें इजाफा कर देंगे। और ये भी एक, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो विंटर सीजन में जो मुर्गी और अंडा, इन दोनों की कीमत में हमेशा से इजाफा होता है। समर में इनकी कीमत थोड़ी सी नीचे आती है, लेकिन जो मौसम तब्दील होना शुरू होता है तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ रही होती है। तो इसमें कुछ सीजन के लिए क्या सर्दी क्या गर्मी, वहाँ तो या तो गर्मी होती है या फिर शदीद गर्मी होती है। नहीं, लेकिन देखिए ना कि जो आपके पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ से आगे सप्लाई जो है वो पूरे सिंध से जारी होती है। तो इट्स नॉट ओनली कराची, ये जो मेजर आपके सप्लायर्स हैं वहाँ से जो सप्लाई है वो पूरे मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर में जा रही होती है। ठीक है, आप सब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, तमाम वो शहरी यानी कराची में रहने वाले या सिंध के किसी भी शहर में रहने वाले वो ये जान लें, चूँकि हमारा ये सेगमेंट करने का मकसद ये था कि हम ये जान पाएं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, कौन है? ये आटा महंगा क्यों है, ये गंदम महंगी क्यों है? गंदम मौजूद हो रिजर्व में और रिलीज ना की जाए तो क्या मुहर्रिकात हैं? ये हर कोई जान जाता है कि फिर क्या चाहती है गवर्नमेंट। मुख्तसर ये कि सूबाई इंतजामिया 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात दे दिए गए हैं सूबों को कि आपने देखना है, चेक एंड बैलेंस रखना है कि मामलात क्या से क्या हो रहे हैं। तो जब बात याद नहीं कि 18वीं तरमीम पर डाका डाला जा रहा है तो फिर यही बातें होती, फिर शहरी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आप कुछ इस बढ़ती महंगाई का नोटिस लें। फिर जब वो नोटिस लेते हैं तो कहा जाता है कि आप सूबाई कामों में मुदाखलत ना करें, आप सूबे के उमूर में मुदाखलत ना करें। तो बेहतर यही है सूबाई इंतजाम में इस मामले को बेहतरी के साथ जरा डील करें। सिंध सरकार रहम करो अपनी आवाम पे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे तो एक हेल्थ से मुताल्लिक खबर है उस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हम बात कर लेते हैं जरा डेंगू बुखार के हवाले से कि डेंगू बुखार से मरीज इस हद तक मुतासिर क्यों हो रहे हैं। और अगर बात करें हम लाहौर की, तो लाहौर का जनरल अस्पताल जहां पर जो कि मेडिकेशन की जा रही है और तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल एक 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। इसका मकसद क्या है? क्योंकि कमेटी मकसद डेंगू के मरीजों को यकीनी तौर पर बेहतर इलाज मुआवजे की फ्राहम करदा सहूलियात को देख रहा होता है, लेकिन हुकूमत पंजाब के अहकामात पर तश्कील दी गई क्लिनिकल कमेटी में मेडिसिन, अमराज, बचकान, गायनी और इंतजामी डॉक्टर से मतलब ये कि इसमें गायनोकोलॉजिस्ट शामिल हैं, इसमें चिल्ड्रन जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी शामिल हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से बच्चों में ये मर्ज जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि हामला खवातीन इससे किस हद तक मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि वो जिस बच्चे को बर्थ देने वाली हैं खुदा न खास्ता वो भी इस चीज का कैरियर हो सकता है। प्लस ये कि इस कमेटी का मकसद ये है कि नए प्रोटोकॉल्स की तरफ हम बढ़ें। वही डेंगू है, कई सालों से है, इलाज भी हो रहा है, लेकिन डेंगू बेकाबू हो रहा है। वही मरीज जिस तरह से रिपोर्ट होते आए, नए सिम्टम्स के साथ अगर रिपोर्ट होंगे तो हमें ये सोचना और देखना होगा, रिसर्च करनी होगी नए प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए कि जो मरीज है उसकी हालत जल्द बेहतर हो। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी कमेटी के कन्वीनर होंगे। आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रिंसिपल है लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रोफेसर सरदार मोहम्मद अल फरीद जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। सर प्लीज और शेयर कीजिएगा, ये जो कमेटी बनाने का मकसद है, कुछ तो हमने डिस्कस किया, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या वाकई इसकी इतनी ज़रूरत महसूस की गई कि जो डेंगू के पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट वार्ड्स में, उनके इलाज मुआवजे को थोड़ा चेंज करना है, नए प्रोटोकॉल्स के साथ करना होगा? जी थैंक यू, ये मेरा ख्याल एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और इसमें देखें जो प्रॉब्लम आई कि क्योंकि इस साथ में कोविड चल रहा था और कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, तो बीच में जब डेंगू आया तो लोगों ने, पॉपुलेशन ने उसको कंफ्यूज करना शुरू कर दिया कोरोना के साथ और खुद क्वारंटीन करना शुरू कर दिया। उस क्वारंटीन में जब प्लेटलेट्स गिरे और उनको वो जिसे हम पेटिकी कहते हैं, रेड रैशेज या गम्स में से ब्लीडिंग या रेट्रोऑर्बिटल पेन स्टार्ट हुई, तो फिर उनको लगा कि फिर उन्होंने कोविड कराया, कोविड नेगेटिव आ गया, दूसरे सीबीसी में कोविड के टेस्ट आ नहीं रहे थे, तो प्लेटलेट्स लो आ रहे थे और डब्ल्यूबीसी बहुत लो आ रहे थे। तो फिर उसके बाद लोगों ने रब्ता करना शुरू किया, तो वो फिर नेचुरली सारे हॉस्पिटल जो भी टर्शरी के थे उन्होंने देखा कि डेंगू ने दोबारा एक स्पाइक ली है। और डेंगू का एक ट्रेंड आता है, ये हर 3 साल के बाद इसकी एक स्पाइक आती है, वो एक ट्रेंड आ रहा है। और इसको अब जो भी एफर्ट्स कर लें, मतलब इस पे आपको अब वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट इस वक्त एफर्ट्स कर रही है। कमेटीज बनाना इसलिए लाजमी है कि आपको इसमें हर स्पेशलिटी को इन्वॉल्व करना है। दूसरा, हर दफा डिजीज एक नया पैटर्न लेके आती है और नई प्रेजेंटेशन आती है। आपस का भी बहुत ज्यादा पेशेंट है, इनमें आपको पता है सर्जिकल स्पेशलिटीज में ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, फिर बच्चों में भी हो रहा है। तो ये कमेटी हमने तश्कील दी है, इसमें ये कि हमने हर स्पेशलिटी का एक एक सीनियर आदमी रखा है जो एक्सक्यूज मी, जो इसको एक जैसे भी पेशेंट एक आता है उसका आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करना पड़ता है कि इसको इस वक्त कौन सा ब्लड कंपोनेंट चाहिए। एक तो है कि सिंपल ब्लड है या मेगा प्लेटलेट्स हैं, इनका फिर आगे ये कमेटी केस टू केस वेरिएशन, कैसे सिम्टम आ रहे हैं वो में बहुत ज़रूरी भी कंपोनेंट्स डिफरेंट किस्म के, कहीं एफएपी लग रहा है, कहीं कंप्लीट ब्लड लगता है, कहीं आपने हेमाटोक्रिट कम है, कहीं आपने सिंपल उनको कोई ड्रिप्स लगानी है, किसी जगह मेगा प्लेटलेट लगना है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, और फिर वो किस वक्त लगने, क्या लेवल आ रहे हैं ब्लड के लेवल्स, प्लेटलेट्स के, डब्ल्यूबीसी वो क्या है, हेमाटोक्रिट कैसे चल रहा है, और पेशेंट है क्या है। तो इसमें आगे फर्दर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त काम कर रही है, और उसमें एक्सपो में हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं और हमारे मिनिस्टर साहबा और पीएम साहब, एक्सपो में जैसे पहले कोविड का हुआ था तो सेक्रेटरी हेल्थ उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ये अब जो डेंगू के लिए उसको कल से फॉर्म कर दिया गया, वो फंक्शनल हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट, जैसे एक पेंडेमिक जैसे कोविड का आ गया था, इस तरह डेंगू के भी अचानक पेशेंट बढ़ सकते हैं। तो ये ये भी गाइड कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि ज्यादा मुतासिर हुए हैं। डेफिनेटली ये एक बोर्ड तश्कील दिया गया, मालूम हुआ होगा कि कहां से ज्यादा इस तरह के पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, और दूसरे ये भी आबादी के तनासुब से, बिलखुसूस अगर हम लाहौर की आबादी का जिक्र करें तो कितने फीसद लोग जो हैं वो डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं बनिस्बत कोविड?
लेकिन ये इसमें हमारे पास तो ज़्यादा पेशेंट जो है वो कसूर साइड से आता है, और लाहौर का जो जैसे एरिया है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, ये खुला इलाका है, यहाँ आपको पता है ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, और जो जो इलाके ज़्यादा खुले हैं, ग्रीनरी है, लोग बाहर सो रहे हैं, और तो मॉस्किटो वहाँ से नेट्स ज़्यादा वगैरह पे- केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं। सर सबसे इसको ज़्यादा हम यूँ केसेस- समझें कि जो गलती और कोताही हुई है वो शहरियों की जानिब से इस तरीके से की गई कि अगर बुखार हुआ तो समझा गया कोविड है, टेस्ट नहीं कराया, खुद ब खुद आइसोलेशन कर लिया, उसकी वजह से मसाइल बढ़ गए, ऐसा ही है सर? बिल्कुल ठीक। इसमें मैं थोड़ा सा कहता हूँ, कैच ये कि कोविड में लोग कहते हैं कि आउटडोर लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, और डेंगू में कहते हैं कि इंडोर लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, तो वो उसमें आके भी थोड़ी सी पॉपुलेशन एक आउटडोर ज्यादा बैठ रही थी, कोविड कोरोना खत्म हो डेंगू भी आपस में कंफ्यूज हो गए होंगे सर अब तो। सर अब ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, और जिस तरह हालात बदलते हैं उस तरह हम देखते हैं कि नए सिम्टम्स भी आते हैं। सर जिस तरह कोविड के केस में हम देखते हैं म्यूटेशंस और सिम्टम्स का चेंज होना, क्या डेंगू के केस में भी ये होता है, म्यूटेशंस और सिम्टम्स का बदल जाना? डेंगू की देखिए अभी तक कोई बहुत ज्यादा म्यूटेशंस उस तरीके से नहीं आई, लेकिन डेंगू का एक कैरेक्टर तो बहुत वाजे है, जो कि इंटरनेशनली हमें पता है वो कि इसकी स्पाइक आती है हर 3 साल के बाद। अच्छा। और लेकिन पेशेंट्स की प्रेजेंटेशंस थोड़ी सी डिफर करती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग अब उसमें ट्रेंड हो गए हैं, हमने पूरे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की और पैरामेडिक्स की भी की, तो जनरली लोग उसको अब अर्ली पिक कर लेते हैं। ठीक, उस लिहाज एक से बात सर रहनुमाई के लिए, एक सिर्फ बात सर रहनुमाई के लिए कीजिएगा कि चाहे कोविड है चाहे डेंगू है, बुखार अगर आपको है तो क्या समझा जाए उसको, कैसा बुखार हो तो आप कोविड का टेस्ट कराएं, और कैसा बुखार हो तो फिर डेंगू का टेस्ट कराएं? करवाया जाए। लेकिन ये फीवर जब इनिशियली होता है तो कोविड के साथ तो थोड़े से कई दफ़ा और सिम्टम्स होते हैं, जैसे गला ख़राब हो गया, या उसको सांस की तकलीफ हुई, या इस तरह थोड़े से फ्लू हो गया। डेंगू में साथ ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन कुछ कोविड के केसेस ऐसे हैं जिनको फ्लू और वो नहीं है, सिर्फ फीवर है। इसलिए अगर फीवर 1-2 दिन में सेटल नहीं हो रहा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीबीसी करें, और अच्छा। अगर ठीक है। हाँ जी, आपका फीवर सेटल नहीं हो रहा तो आप सिंपल सीबीसी करा लें, तो उस पे तो आपका डेंगू काफी हद तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट से मालूम हो जाएगा कि आपको डेंगू है या नहीं है, फिर आप बाकी डायग्नोस्टिक की तरफ और अगर बढ़ते आपको हैं। 2-3 दिन से ज्यादा बुखार हो गया है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे, और बहुत डेंगू कोरोना हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मौसम खुशगवार करते हैं, माहौल को अच्छा करते हैं, क्योंकि लोग भी कंफ्यूज हो गए, मुझे तो लगता है डेंगू लोग कोरोना क्या आपस में कंफ्यूज हो गए हैं। डेंगू और कोरोना ने मिलके हम सबको कंफ्यूज कर दिया है। बुखार होते हम कहते हैं उन कोरोना कराना है। हाँ, अच्छा वैसे मेरे केस में हुआ आपने जरिया सुना शुएब प्रोफेसर साहब ने क्या कहा कि डेंगू वो वाली बीमारी है कि जिसमें आपने खुशगवार माहौल पुरफजा मकाम इसमें घूमना फिरना है ताकि आप इस मर्ज से बच सके, Yes. ठीक है। और आपका कोविड ऐसी बीमारी, आपको आइसोलेशन में चला जाना है, दोनों opposite। मतलब अनटिल अनलेस जब तक आपको पता नहीं आपको बीमारी की है, आपको पता ही नहीं आपने क्या अच्छा करना है। वैसे आई रिमेंबर जब मुझे बुखार हुआ लास्ट ईयर, तो मुझे डॉक्टर ने कहा आप डेंगू के टेस्ट करा लें। अच्छा। मैंने कहा अच्छा करा लेते हैं, डेंगू कराया तो नेगेटिव, मैंने कहा आप कोविड भी करा लें, वो पॉजिटिव आ गया। अच्छा कोविड हो चुका है हाँ, आपको? निपटा चुके हैं ओके, COVID। शेफ कल बताना था, तो मैं जरा कोशिश करूंगी कि टेबल थोड़ा सा मैं पुरानी करके बात लगवा है, दूं। पुरानी बात है। अब वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुएब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कोविड नहीं हुआ। और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं चला। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे हुआ और मुझे पता नहीं चला। अल्लाह करे ऐसे हो कि नॉन सिम्टोमेटिक नॉन सिम्टोमेटिक नहीं, मेरे वो खाने पीने की जो कहते हैं ना हिस्स आपकी, वो मेरी खत्म हो गई थी। मैं नहीं, फिर तो आपको हुए? फिर तो हुए? टेस्ट करवाया है, पर मुझे नहीं हुआ। पीसीआर टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। but चले anyways, जी, एक एक break चीज लेते हैं। बड़ी एक्यूरेट हाँ। होती है, ब्रेक। हाँ ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक। एक्यूरेट है ना। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो।
जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको लेके चलते हैं केपी की, जहां पर हॉकी लीग का आगाज हो चुका है और इस लीग के जो इवेंट है उसमें सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। और महकमा खेल ये बताता है, मतलब इनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि केपी के यानी कि खैबर पख्तूनख्वा लीग से कौमी खेल हॉकी को फरोग देने में मदद मिलेगी। कितना खूबसूरत लगता है जब हम कहते हैं कि कौमी खेल हॉकी, तो ऐसा होना भी चाहिए। जिस वक्त मैं ये सोच रही थी कि आज हम लोग हॉकी का सेगमेंट करने जा रहे हैं, तो नो डाउट हमें कहते हैं कि हकीकत से आशना होना चाहिए। एक वक्त था, शायद अभी भी है, लेकिन क्या पता हम उस तासुर को जायल करने में और उस चीज को आगे ले जाने में कुछ मदद फराहम कर सकें अपने हॉकी के प्लेयर्स की, कि हमने क्रिकेट को इतना सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और करते हैं भी, और इतना पसंद करना शुरू कर दिया था कि हमने अपने कौमी खेल को अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बहुत ही दूर रख दिया था। एग्जैक्टली एक वो वक्त जब पाकिस्तान हॉकी के मैदान में फतूहात समेटता था, और एक आज का वक्त है कि अक्सर ऐसा हो जाता है क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मसला तो है कि हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन एनीवेज रिवाइवल ऑफ हॉकी में केपी लीड ले रहा है, और इसमें जनाब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं। 8 टीम्स हैं और ये मैचेस हो रहे हैं। 11 दिन का ये है। इसमें ज़बरदस्त नाम भी है ना उन टीम्स के, FES ट्राइबल लाइन्स, मलाकन टाइगर्स, कोहाट ईगल्स और इस तरह के और बड़े ज़बरदस्त से नाम। लेकिन ज़रा सवाल करेंगे हम कि क्या जीतने वाले को मिलने वाला है। तो हमें ज्वाइन के DG स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा असफंद यार खटक साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर वेरी गुड मॉर्निंग। यस वेरी गुड मॉर्निंग एज वेल। सर रिवाइवल की तरफ ज़ाहिर है ये बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया गया केपी की तरफ से। सर ये बताएं कि क्यों सोचा गया इस तरफ कि रिवाइवल के लिए अब ये स्टेप लेना है कि लीग करवानी है, PSL की तर्ज की लीग करानी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आना है। सोचा कैसे गया, ये किसने कहा, पुश किसने किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नो कोविड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसे आपने ज़िक्र किया, टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, और जो हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस रही टोक्यो ओलंपिक्स में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस आई तमाम सूबों को कि आप जिस स्पोर्ट्स में हमारा पोटेंशियल मौजूद है उस पर फोकस किया करें। उसमें हॉकी और स्क्वाश जो है वो सर फहरिस्त थे। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने लीग कराने का एक डायरेक्शंस दी कि आप लीग करवाएं। इसमें हमारा मकसद ये है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कारपोरेट सेक्टर, उनको इन्वॉल्व करा सकें। और जो एक हॉकी आपको पता होगा कि हमारे गली मोहल्लों में खेली जाती थी, स्कूलों में खेली जाती थी, अब वो ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस लीग कराने का मकसद ये है कि एक तो बच्चों को फिर से ये याद दिलाया जाए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, और दूसरा जो कि केपी में एक पोटेंशियल है हॉकी का, पर्टिकुलरली जो हमारा सदर्न बेल्ट है बनू, वहाँ से हमारे ओलंपियंस निकले हैं। तो उन बच्चों को जो अभी लोकल सतह पे खेल रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी पता होगा कि हर टीम में पाकिस्तान हॉकी टीम के 2 प्लेयर्स और 2 प्लेयर्स पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के, वो हर टीम का हिस्सा हैं। तो अच्छा, एक ये है कि वो उन प्लेयर्स बच्चों को भी हैं, भी ओलंपियंस सीनियर भी प्लेयर्स हैं, के साथ खिलाने का मौका मिलेगा, और हम ठीक। ये टारगेट और कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इंशाल्लाह प्लेयर्स हॉकी खटक पे साहब, हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हर टीम में कितने हैं, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में इस इवेंट को रौनक बख्शने के लिए कितने स्टार्स पाकिस्तान आए हैं? किस किस मुल्क से आए हैं? इंटरनेशनल प्लेयर्स बाहर से तो नहीं है, लेकिन जो हमारे ओलंपियंस हैं, जो हॉकी टीम का हिस्सा हैं पाकिस्तान हॉकी टीम का, वो 16 प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं, जिनमें से कुछ ने ओलंपिक्स के मैचेस भी खेले हैं। और उसके अलावा 16 प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान जूनियर टीम के हैं। हर टीम में जो हैं वो 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान हॉकी टीम के खेल रहे हैं। ग्रेट। सर अब बताएं कहाँ कहाँ ये मैचेस होने हैं, किस किस शहर, किस किस इलाके में, कौन कौन से स्टेडियम्स हैं और उनकी कंडीशंस कैसे हैं? बिकॉज हम तो अक्सर देखते हैं कि हमारे स्टेडियम्स की ऑस्ट्रो टर्फ की कंडीशंस ही अच्छी नहीं होती, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव है ये टर्फ। तो कौन कौन से स्टेडियम्स, कंडीशन कैसे है, कितना इन्वेस्ट किया गया इस पर?
जी बिल्कुल, चूँकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तकरीबन 8 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो पिछली गवर्नमेंट में भी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भी स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो उनके साथ है। हॉकी को हमने फोकस किया है। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो केपी में सिर्फ 2 टर्फ्स थी, हॉकी टर्फ्स। अब हमने पिछले साल उसमें से 5 टर्फ जो हैं वो और ऐड किए हैं। अब हमारे पास 7 टर्फ हैं इस वक्त, और इन 7 के 7 टर्फ पे जो हैं वो मैचेस खेले जा रहे हैं। इसमें बनू, डीए खान, कोहाट, पेशावर, चारसद्दा और मर्दान। स्वात में हम एक टर्फ तकरीबन 95% हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 टर्फ, उसमें एक जो हमारे मर्ज्ड एरिया हैं जो कबायली अजला हुआ करते थे, उसमें एक टर्फ वो भी 60% कंप्लीट है। नौशेरा और एबटाबाद में बी टर्फ जो हैं वो कंप्लीशन के मराहल में हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक, मतलब जून 2022 तक, केपी वो पहला प्रोविंस बन जाएगा जहां पे 15 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टर्फ्स, हॉकी टर्फ्स जो हैं वो लग जाएंगे। ये भी बताइएगा कि प्राइज मनी इसमें क्या रखी गई है प्लेयर्स को अट्रैक्शन देने के लिए, और साथ ही साथ अब तक कौन सी ऐसी टीम है जो जरा बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है, आपको लगता है कि हाँ ये सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगी? जी बिल्कुल, इसमें प्राइज़ मनी हमने हैंडसम प्राइज़ मनी ले 1 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो विनर को मिलेंगे। इस तरह 0.5 मिलियन जो है वो सेकंड जो रनर अप है उनको मिलेंगे। इस तरह 3 लाख रुपए जो है वो थर्ड पोजीशन को, और फोर्थ पोजीशन को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इसमें जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तकरीबन 200 प्लेयर्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो केपी गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके हर प्लेयर को बाय द एंड ऑफ इवेंट जो है वो 20,000 रुपये जो है उनका मुआवजा के लिए या स्टाइपेंड के लिए वो देंगे। और इस वक्त मुकाबले तो अभी काफ़ी सख्त चल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेशावर और बनू की टीम जो है वो फेवरेट है, लेकिन मलाकंड ने बनू को डिफीट किया। तो एक सरप्राइजेस भी आ रहे हैं, अपसेट्स भी हो रहे हैं, और काफ़ी दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हम सोच रहे थे कि बनू जो है जहाँ से हमारे ओलंपियंस आते हैं, और वहाँ पे एक हॉकी का एक ज़बरदस्त पूल बना हुआ है बच्चों का, लेकिन ये है कि इसमें अपसेट हो रहे हैं और कोई भी टीम इस वक्त फेवरेट नहीं है। मेरे ख्याल में 10-12 तारीख तक टीम है, हर टीम तगड़ी टाइम दे रही है, टफ टाइम दे रही है। आप बस एक बात और बता दें सर, कोविड के माहौल में ये कराना कितना चैलेंजिंग रहा, और जो स्टेडियम्स हैं क्या वो हम भर पा रहे हैं या कितनी उसमें रखा गया है कि इतने फीसद गुंजाइश है जी जो आ सकते हैं देखने के लिए मैचेस को, और टिकट क्या है? जी बिल्कुल, चूँकि ये आपको ये पता होगा कि अगर आप क्रिकेट मैच कराएं तो आपका स्टेडियम जो है वो बड़ा आसानी से फिलअप हो जाता है। हॉकी में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक को बिल्कुल हमने फ्री एंट्री दी हुई है, सिर्फ वो है कि कोरोना SOPs हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें मास्क, सैनिटाइजर्स का होना, मास्क का पहना, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी तमाशाई स्टेडियम के अंदर आएँ तो उनके पास कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक सीट छोड़ के हम लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर क्राउड जो है वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा क्राउड आ रहा है, पेशावर में भी क्राउड आ रहा है, लेकिन ये है कि कोरोना SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जिन लोगों के पास कोविड के सर्टिफिकेट्स हैं उनको फ़िलहाल अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सर अपना वक्त देने के लिए। हम लोग क्या कहते हैं बेस्ट विशेस दें उन सभी प्लेयर्स को, उन सभी टीमों को जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो नहीं भी कर पा रही हैं तो आपने जमकर खेलना है। पाकिस्तान में हॉकी को परवान चढ़ाना है, हमारा कौमी खेल है। लेकिन 2 टीमों के बारे में जिक्र किया उन्होंने कि पेशावर और बनू, एक्सपेक्टेशंस तो इनसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पे आपकी सोच नहीं होती है वो खुलकर सामने आते। तो मालाकंड वाली टीम यार वो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है। मालाकंड टाइगर्स एनीवेज जी, सारी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और नाम बड़े जबरदस्त इन टीम्स की हैं। लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है, किस टीम को मिलती है ऐसे तो नहीं कह दिया गया तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है, क्या बात है जी। चलें एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक। जब वापस आएंगे तो बहुत से मौजूद बाकी हैं, चूंकि हमने आपको याद है 1 अक्टूबर को कहा था पिंक अक्टूबर। जब बात पिंक अक्टूबर की है यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की है, तो हम
पिंक रिबन और एग्जैक्टली हम उस पर बात भी करेंगे पिंक रिबन के हवाले से। और आज इस सिलसिले में एक खूबसूरत से लंच का भी एहतमाम किया गया, वो भी बताएंगे आप कुछ ब्रेक के बाद कि लंच कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है। चलें जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। स्टार्ट कर रही हो जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और हम ब्रेक पर जाते इसलिए हैं ताकि आप लोगों में से जिसको भूख लगी है वो जाके फटाफट अपना नाश्ता बनाए और ले आए। वो अलग बात है इतनी दूर कोई सुबह पाकिस्तान की टीम को तो खाना नाश्ता प्रोवाइड करने आ सकता, तो ये ख्याल प्रोड्यूसर्स हजरात को रखना पड़ता, तो लिहाजा मेरी चाय भी जरा भिजवा दीजिएगा क्योंकि अब मुझे चाय की तलब हो रही है। मैं कहता हूँ गल बढ़ गई है, प्रोड्यूसर साहब अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो कंट्रोलर साहब के पास लेकिन जाना नाश्ते पड़ेगा। का वैसे एहतमाम हो ना हो, हमारे आज लंच का एहतमाम बड़ी अच्छी जगह पर हुआ है। यस, आज जाएंगे जी इंशाल्लाह प्रेसिडेंट हाउस फॉर द लंच, क्योंकि ज़ाहिर ब्रेस्ट के कैंसर अवेयरनेस मंथ की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट लेडी इस पर बड़ी आवाज़ उनकी है और वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं ऐसे ही। और आज इसी मुनासबत से उन्होंने एक लंच होस्ट किया है जहां पर उन्होंने तमाम सोसाइटी के उन अफराद को बुलाया है, और कुछ हो भी सकता है कि जिन्हें इनविटेशन ना भी मिल सका किसी की मसरूफियत, उसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत लकी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मदऊ किया गया, ऐसे लोगों को इन्वाइट किया गया ताकि वो मुआशरे में अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा कर सकें। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कॉल किया गया ताकि वो जब वापस अपने प्रोग्राम्स में जाकर बैठे, अपनी सीटों पर जाके बैठे, फिर खा वो सोसाइटी की किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, वो जाकर ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकें। तो इस माह अक्टूबर का मकसद हर सतह पर शऊर व आगाही को आम करना और इस मर्ज की बरवक्त तशखीस को मुमकिन बनाना। थोड़ा मुश्किल हो गया ना आपके लिए, मतलब ये कि इस बीमारी का जो इलाज है उसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है और उसको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, अर्ली डायग्नोसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मुतासरा खवातीन को ये उम्मीद दिलाई जाती है कि मरज़ काबिल इलाज है, सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हमें बढ़ना है। इसलिए खवातीन को शऊर देने की ज़रूरत है कि इलाज तभी मुमकिन होगा जब बर वक्त उसकी तशखीस होगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 8 या 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर उसको हो सकता है, इम्कान पाया जाता है। इसीलिए खवातीन को आगाही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जल्द तशखीस को यकीनी बनाएं ताकि इलाज मुमकिन हो सके। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पिंक रिबन को आगाही की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ द रीज़न वी आर वेयरिंग दिस पिंक रिबन फॉर द होल मंथ। इस पैगाम को हमें आम करना है, दैट इज़ द रीज़न आज हम इसको डिस्कस करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो सिर्फ मेरा और शुएब का बात करना है इस पर बेहतर नहीं रहेगा। एक ऐसी शख्सियत को आज हमने सुबह पाकिस्तान के लाउंज में वेलकम किया जो पिछले 18 साल से इस मुहिम का अलम हाथ में उठाए, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तानी खवातीन में ये शऊर उजागर किया जा सके। तो आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? जबरदस्त जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। 18 साल एक तवील अरसा जिसमें आगाही के लिए आपने मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च की, सेमिनार्स हों, डिफरेंट तरीक़ों से आपने उस पर काम किया। वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ आफ्टर 18 ईयर्स? देखिए, शुरू के जो 10 साल थे वो तो बहुत मुश्किल थे क्योंकि हर लेवल के ऊपर इस पे बात करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हमने जब 2004 में अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और जो हमारी पहली जो लॉन्च थी, जितने टीवी चैनल्स थे उन सब ने उसको ब्लैकआउट किया, किसी ने उसको एयर नहीं किया। वो हर टीवी चैनल ने ये कहा कि जी ये जो बी वर्ड है इसको हम टीवी पे नहीं ले सकते। सो दिस इज़ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमने जब अपनी कैंपेन स्टार्ट हो गई, जब हमने अपनी कैंपेन शुरू की तो हमने अपना यूथ प्रोग्राम डिज़ाइन किया। मैं लाहौर में एक बड़ा मॉडर्न कॉलेज है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी बड़ी प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल थी। मैं उनके पास गया, मुझे लगा कि हम इनसे अपना यूथ प्रोग्राम शुरू करते हैं क्योंकि बच्चियों से अब आगाही मुहिम शुरू करें। एंड आई वॉज इवन शॉक्ड मोर कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी बैकग्राउंड है कि कैसे ये कैंपेन शुरू हुई। कितने साल तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो एक पेशेंट के लेवल पे, चाहे वो एक फैमिली के लेवल पे, और चाहे वो सोसाइटी के लेवल के ऊपर, इतने साल तो हमें सिर्फ इस बात को
इस्टेब्लिश करने पे लगे कि ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है। जैसे बीमारी किसी को भी, मर्द को, औरत को जिस्म में किसी हिस्से पे भी बीमारी जो है वो हो सकती है, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। बट क्योंकि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हैं, ख़वातीन के हवाले से आप किसी भी टॉपिक पे बात करें तो वो हमारी सोसाइटी में उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो वुमेन्स सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर थोड़ी हमने देखा कि ज़रा ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं लोग, टैबू जो है वो इसके ऊपर बेतहाशा साल हमने ये देखा कि ख़वातीन को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायग्नोज हो भी गया है अर्ली, तो वो अपना इलाज नहीं करवाती थी। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे के घरों में इस बात को छुपा लिया जाता था, छुपा लिया जाता है अभी भी कि किसी को पता ना लगे कि ये बीमारी हुई है। देखें मतलब ब्रेस्ट कैंसर है क्या, हमारे जिस्म में हर वक्त बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, वो अगर कोई ऐसी स्टेज आ जाए जहाँ पे के सेल्स जो बनने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए और ख़त्म होने की स्पीड कम हो जाए, तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जो ट्यूमर है वो फिर किसी भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन पे अटैक कर देता है। तो ख़वातीन में हमने ये देखा कि वो ज़्यादातर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो अब ये एक इसकी मेडिकल डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी में देखें तो आज भी हम ये देखते हैं कि इंटीरियर सिंध में इसको काला जादू, विचक्राफ्ट और इससे एसोसिएट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली सदर्न पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि ख़वातीन डर के मारे सिर्फ इस पे बात इसलिए नहीं करती कि वहाँ पे इस तरह की मिथ्स हैं कि जी ये शायद कोई खातून जो है इसने कोई ऐसा कोई गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से इसको ये बीमारी हो गई है। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। क्योंकि सर यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इससे आपकी शादी टूटने का खतरा, आप चूंकि अपने ससुराल में रह रहे हैं वहाँ पर इस किस्म के प्रॉब्लम्स, तो गुजारिश है उन तमाम माओं से, बहनों से जो कि नंद का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि सास का किरदार अदा कर रही हैं, कि अगर आपके घर में मौजूद किसी औरत के साथ ऐसा कोई मर्ज लाहक हो तो सबसे पहले आपने उसका सहारा बनना है, आपने उसको मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ताकि मुआशरा उसके ऊपर बुरी तरीके से उंगली ना उठा सके। सर अब दूसरा ज़रा ये भी बताइएगा, ब्रेस्ट कैंसर जब हम छाती के सरतान की बात करते हैं, एक तो ये किस एज ग्रुप में ख़वातीन में पाया जाता है, या फिर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि वो ख़वातीन जो कि बच्चों को फीड करा रही हैं, शीर ख्वार बच्चे उनकी गोद में, क्या ये मामलात उनके साथ ज़्यादा होते हैं? देखिए एक तो ये कि जो ये भी एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 ईयर्स है। अच्छा, पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है। अच्छा। और हैविंग सेड दिस, पिछले 5 साल में हमने ये देखा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यंग बच्चियों में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और यंग का मतलब ये है कि 16, 17, 18 ईयर्स की एज में, इवन अनमैरिड। सो एक तो यानी देखें जो आपने फीडिंग की बात की, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो कोई तकरीबन कोई 5% जो है उसको लेस कर देता है। लेकिन मतलब जो अनमैरिड बच्ची है जो बिल्कुल अभी 16, 17 की एज में है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल एक मतलब, तो इसको थोड़ा सा हमें देखें जो पिंक रिबन, अच्छा एक तो ये कि पिंक रिबन कैंपेन चलाने का मकसद क्या है, वो ये है कि देखें ये वाहिद ऐसा कैंसर है जो अर्ली डायग्नोज हो जाता है जिसके सिम्टम्स सारे एक्सटर्नल हैं। बाकी कैंसर जो हैं वो खुदा न खास्ता जिस्म के अंदर परवान चढ़ते हैं और वो पता नहीं लगता, कोई हादसाती तौर पे पता लग जाए तो लग जाए, वैसे इसका एक आम फिजिकल एग्जामिनेशन से मालूम हो जाता है ये। क्योंकि इसके जो सिम्टम है वो मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि वो ये जी कि छाती के किसी भी हिस्से में या बगल में कोई लंप का होना, ठीक है, और वो लंप जो है वो छोटे से उसका साइज़ बड़े होते रहना, जो छाती की स्किन है उसके ऊपर रैशेस पड़ जाना, छाती के ऊपर डिम्पलिंग होना और कोई डिस्चार्ज होना। तो ये जितने सिम्टम्स हैं ये सारे एक्सटर्नल हैं। तो ये अवेयरनेस कैंपेन एक तो ये कि रन करने का मकसद ये है कि ये, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हमें हेल्पलाइन पे कॉल करती हैं या जो डॉक्टर के पास जाती हैं,
उनको ये सिम्टम पता होते हैं कि अच्छा ये गिल्टी है, ये छोटी थी, ये बड़ी हो रही है, लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेती। तो मतलब है, एक तो ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं इनको अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर फोकस है इस सारी क्योंकि कैंपेन इलाज का। फिर हो जाएगा। देखें, अगर अर्ली डायग्नोज हो फॉर एग्जांपल, तो शायद सिंपल सर्जरी जो है वो इस सारे को मेडिकेशन से ही आप मामले को मतलब cure कर बहुत सकते हैं। थोड़े से उससे होगा। अच्छा, जूं ये लेट होता जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे 70% खवातीन थर्ड स्टेज पे रिपोर्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर उस वक्त तक मर्ज जो है वो बढ़ चुका होता एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से में चला Release गया हो होता चुका है। होता उसके लिए फिर कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, रेडिएशन करानी पड़ती है, सर्जरी करानी पड़ती है, जो कि तकलीफदेह भी है और एक्सपेंसिव भी है। अच्छा, इसके साथ अभी अब पिछले साल से इस साल भी पिंक रिबन कैंपेन अर्ली डायग्नोसिस के साथ साथ जो एक चीज़ और अब हाईलाइट कर रहा है वो है प्रिवेंशन। क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये बता रही है कि कैंसर ओवरऑल और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 40% प्रिवेंटेबल है लाइफस्टाइल चेंज से। अच्छा, यानी कि जो कुछ हम खा रहे हैं, अगर हम उसको रिव्यू करें और उसमें से जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो कैंसर से हम वैसे ही बच सकते हैं। ठीक है। सो बहुत सारी FDA ने फॉर एग्जांपल बेतहाशा ऐसी खाने की चीज़ें जो हैं उनको रिसर्च के साथ बैन कर दिया है, जिनसे कैंसर कॉजिंग है वो आज भी हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव है कि जी आपने कोई चीज़ है वो ख़राब, जी खाने की चीज़ है वो पड़ी है ख़राब नहीं होती, वो जो प्रिजर्वेटिव जैसे है फ्रोजन में MSG का होना। जी, मतलब तो इस मतलब है ये कि ये कलर्स हैं, एडिटिव्स हैं। अच्छा, फिर जो आप ये देखें कि जो क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, फूड हमें ज़्यादा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। अच्छा, उसके लिए आर्टिफिशियल तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी आपने चिकन को ठीक है। स्टीरॉइड लगाना और है। ये ज़रा ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, तो ठीक हमें है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, बढ़ना है हमें आगे, और जैसा सर ने कहा ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ जब उन्होंने बात की ना फूड की, तो फूड पर आज हम बात बड़े डिटेल से करेंगे कि पाकिस्तान अपने फूड में कहाँ खड़ा है, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में। जब बात फूड की है, पेरिशेबल आइटम्स की है, तो आज हम सवाल करेंगे कि पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं, कोल्ड स्टोरेज के अगर मसाइल हैं तो हम उसे किस तरह से हल करें। और इस अभी पर हाल ही में जो हमने शुरू में भी जिक्र किया था वीट के हवाले से, गंदम के हवाले से, कि इस वक्त सिंध में जो सूरत हाल चल रही है, कराची में सूरत हाल जो चल रही है, उससे बाकी सूबे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, इन सब का तमाम बातों का जवाब एक ही शख्स से लेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून, सब पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा बात पाकिस्तान के खानों के उस तरीके से करेंगे कि हम देखते हैं खाना महंगा हो जाता है, भला क्यों? गंदम महंगे नजरिए। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि चूंकि सिंध गवर्नमेंट यानी फूड डिपार्टमेंट गंदम रिलीज नहीं कर रहा, दैट इज द रीजन आटा महंगा, गंदम महंगी, दालें भी महंगी हो जाती हैं। ये महंगाई का जिन काबू क्यों नहीं आता और पाकिस्तान इस पर किस तरह से काम कर रहा है, तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बात हम करेंगे मिनिस्टर साहब से। सैयद फ़खर इमाम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रुकन हैं, बतौर वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। अपना ताल्लुक भी ज़मींदार घराने से, और इससे पहले सैयद फ़खर इमाम साहब चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी रह चुके हैं। और अगर उनके सियासी कैरियर पर एक मुख्तसर सी निगाह डालें तो एक तवील सफ़र है और उन्होंने तय किया है। साबिक स्पीकर व कौमी असम्बली, वज़ीर तालीम, वज़ीर क़ानून, वज़ीर पार्लिमानी अमूर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी रह चुके हैं और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। सारे किरदार माशाल्लाह। निभाने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम उनसे सवाल ये पूछेंगे, चीनी महंगी क्यों होती है, आटा महंगा क्यों होता है, कि क्या कभी आप गए किसी ग्रोसरी स्टोर पर, आपने उठाया वो अच्छा मैं पिछले महीने तो ये लेके गया था, इतने महीने कैसे महंगी होगी? तो जो आम आवाम को परेशानियां उठानी पड़ती ना, और बाजू का ये भी सुनने को मिलता है कि अच्छा टमाटर महंगे, दही से हांडी बना लो, कढ़ाई बना लो, तो सारे सवाल आज हम उनसे पूछते हैं। तो आम आवाम के सवाल पूछने सैयद फ़खर इमाम साहब इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेहरबानी, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिल्कुल ठीक-ठाक। सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन पहले ये बता दें जो आज मामला जिस पर हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी किया कि गंदम की रिलीज़ नहीं हो रही, सिंध हुकूमत जो नहीं कर रही, फूड डिपार्टमेंट नहीं कर, उस पर लेटर भी लिखा गया फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कि रिलीज़ किया जाए, बल्कि ये तक लिखा गया उसकी आखिरी लाइन में सस्ते बाजार भी लगाने चाहिए, आपको सहूलत बाजार भी लगाने चाहिए, वरना महंगाई का जिन काबू नहीं आएगा। सर उम्मीद है आपको कि उस पर कुछ हो जाएगा? जी, मुझे आज जो मैंने सुबह एक ख़बर पढ़ी है सिंध हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो भी गंदम की जो पंजाब ने इसी माह सितंबर 16 को रिलीज़ शुरू कर दी थी, अच्छा। वो अगले महीने की ये अक्टूबर की 16 को शुरू कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि उसके साथ कुछ हद तक आम आदमी को सहूलत फराहम होगी। पर देखना ये है कि पिछले साल जो हमारा एक बहुत बड़ा बहरान रहा गंदम का, उसकी 2-3 वजूहात बनी थी। जब आपको याद होगा कि पिछले साल काश्तकार को 1400 रुपये फ़ी 40 केजी उसका मुआवजा दिया गया था उसके गंदम का, पर फौरी तौर पर बाज़ार में चंद दिनों के बाद 1700 से 1900 पर बिक रही थी गंदम। और फिर वहाँ हुकूमत पंजाब ने यह फ़ैसला किया था, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 7 जुलाई से उन्होंने रिलीज़ शुरू कर दी थी 1475 रुपये, जब मार्केट में ज़्यादा रेट था, तो उन्होंने 17,500 वहीं से शुरू कर दी। उसके बरक्स इस साल हमारी पैदावार जो थी वो 27.5 मिलियन टन हुई, पिछले साल 25.25 मिलियन टन, यानी कि 22.5 लाख टन इजाफा हुआ गंदम की पैदावार। ये हिस्टोरिक सबसे बड़ा ज़्यादा जंप हुआ एक साल में। अगर आप पिछले 12 साल देख लें तो उससे ये हमें फ़ायदा हुआ ऐसा कि काफ़ी कुशन आ गया। और पिछले साल जो प्राइवेट सेक्टर था उसने बहुत कम गेहूं या गंदम खरीदी, और इस साल अभी तक खरीद रहे हैं। बल्कि कल भी मैं देख रहा था कि प्राइवेट सेक्टर ने तकरीबन 30-32 लाख टन खरीदी, और आज भी उसके पास 9 लाख के ज़खायर पड़े प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो फ्लोर मिल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि उस तरीके से ये गंदम की नर्ख जो है बढ़ा नहीं है, रेट। बट ये आलमी मंडी में इस वक्त गंदम का रेट ज़्यादा है। अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो जब कराची में लैंड करती है वो हमारे जो अब भी हमारा रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो वो फिर एक होती है कशिश कि यहाँ से निकले और कहाँ जाती है, नॉर्थ को जाती है, क्योंकि हमारे चाइना हो, इंडिया हो, ईरान हो, वो इस वक्त वहाँ गंदम नहीं जाती, सिर्फ नॉर्थ में है, अफ़गानिस्तान। तो इसलिए फिर देखना ये होता है। फिर उसके साथ दो वजूहात पिछले साल थी। एक तो ये था कि कुछ गंदम शायद निकली होगी यकीनन, और दूसरा ये था कि यहाँ कुछ लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिसको हम कहते हैं होर्डर्स, जिन्होंने उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और लोगों को फिर परेशान भी किया, उन्होंने मफाद उठाया। जैसे हमारे एक मिजाज चंद लोगों का है कि विंडफॉल प्रॉफिट्स लेते हैं, उसके ऊपर हुकूमत ने तो सख्त, और ऑनरेबल इमरान खान साहब इस पर हमेशा बहुत ज़्यादा अज़ खुद तवज्जो देते हैं। वरना
आप देखते होंगे कि पिछले अदवार में ज़्यादातर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही डील करती थी और मैजिस्ट्रियल लेवल पर इसका होता था। उस वक्त वैसे भी हमारे पास गंदम हमारे ज़रूरत से ज़्यादा होती थी एक ज़माने में, तो फिर उस किस्म की कैफियत नहीं थी। आज पर हमने जो ये 2.25 मिलियन टन 22.5 लाख टन जो इजाफा किया है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि हमने पहली मरतबा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट जो हमारी वफाकी वजारत के तहत चलता है, मैंने आते ही जब देखा कि ये एक परेशानी का आलम बना हुआ था पिछले साल, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे ये गंदम जो इसकी प्योरिटी है और उसकी जो क्वालिटी है उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं कि जो ख़रीदारी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 22 से 23 मिलियन एकड़ गंदम ज़ेर काश्त है जी। और उसके लिए फिर हमारा जो सबसे अहम तरीन इनपुट होता है वो बीज का होता है। उसमें सीड टेक्नोलॉजी और फिर सीड की जिस तरह रिसर्च होती है, उसकी एवोल्यूशन होती है, उसकी फिर जाके और फिर वो कौन सा है कि जो वो जो क्राइटेरिया है उसको मीट करते हुए उसका फिर अप्रूवल होता है, उसके बाद फिर काश्तकारों को मुहैया किया जाता है। फिर काश्तकार तो ये देखता है कि कौन सा सीड मेरे लिए ज़्यादा पैदावार देता है, उसने तो उसके लिए तो एक ही चीज़ पैदावार और यील्ड पर एकड़, और वो पिछले साल हुआ और तकरीबन 1.5 मन नेशनल लेवल पे हमारी हुई। और उसमें जो सीड का फैक्टर था 11 लाख टन हमें सीड चाहिए मुल्क में, उसमें तकरीबन 5,30,000 टन सर्टिफाई किया हमारी फेडरल एजेंसी ने। फिर हमने उनसे पूछा कि कहाँ कहाँ पड़ा है, वो सारी लिस्ट है। उन्होंने कहा जी कभी तारीख में मैं किसी से मांगा नहीं था, मैंने कहा मेहरबानी करके दें। तो फिर वो जब उनको 1.5-2 माह लगे पर हमारे पास वो आ गया। फिर मैंने कहा इसकी हम ट्रैक और ट्रेस करना चाहते हैं कि वो गंदम का बीज पहले होलसेलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर जाता है काश्तकार। हमने कहा वो हमें ट्रेल दिखाएं कि वो कौन सा सीड और कौन सा प्योर सीड और क्वालिटी सीड कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जब ये हमने उनसे मांगे ना जी कागज़, उसमें बहुत वो उनको हिचकिचाहट होनी चाहिए। उनका पता नहीं क्या वजह है, टैक्स की वजह है, गंदम ट्रेल है। जब भी ट्रेल मांगे तो हिचकिचाहट शुरू हो जाती है। नहीं वो हुआ नहीं ना हमारे यहाँ इस किस्म की मैं एक्सरसाइज ही नहीं तो ट्रेल कहाँ से मिलती जी। वो मकसद है कि वो इस गहराई में नहीं जाते थे, कनेक्शन नहीं करना, पर ये वाइटल कनेक्शन है। और हमने ये काम पिछले साल शुरू किया, उसमें हम पार्शली उसमें उसको लोगों को एहसास हुआ, उनको काफ़ी हद तक सेंसिटाइज किया गया कि इससे बेहतरी होगी, आप ही का फ़ायदा है, चाहे वो ख़रीदार है चाहे वो, क्योंकि जब ख़रीदारी के लिए वो आते हैं तो उस वक्त क्वालिटी चेक होता है, उस वक्त फिर देखते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा एक से ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है। तो ये सारी एक बड़ी टेक्निकल जेनेटिसिस्ट की बात होती है जो प्लांट ब्रीडर्स तो से लेकर। जब आप ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से में बता रहे हैं, आपने कहा कि फिर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है ये जानते बूझते कि आलमी मार्केट में गंदम का रेट क्या है, फिर भी हमें बदकिस्मती से अगर गंदम इंपोर्ट करना पड़े, हम वहाँ पे किस पर जिम्मेदारी डालेंगे? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है वफाक की तरफ से कि सिंध जो है वो गंदम रिलीज करे, सिंध की गंदम रिलीज ना करने से बाकी 3 सूबों पर भी इफेक्ट आ रहा है। देखिए जी, पंजाब और केपी ने तो शुरू कर दिया, पर क्योंकि पहली मरतबा हमें कुशन मिला उस 22 लाख टन का, वो ख़रीदारी पहले तो प्राइवेट सेक्टर के पास कम था क्योंकि इतनी गंदम थी नहीं मुल्क में। गंदम जब आ गई तो वहाँ सरकार ने ख़रीदा और पंजाब ने 38 लाख टन ख़रीदा, सिंध ने 12 लाख ख़रीदा, हमारी फेडरेशन की जो हमारी है पासको उसने तकरीबन 8 लाख टन ख़रीदा और बाकी दो ने तकरीबन 60 लाख टन ख़रीदारी सरकार की हुई। अच्छा। तो इस वक्त भी हमारे पास गंदम जो है वो 61 से 62 लाख टन पड़ी है। अब ये जो पिछले चंद माह में सहूलत बाज़ार की जो आप बात करते हैं, पंजाब ने सहूलत बाज़ार तकरीबन 250-300 बनाए थे जहाँ से आम आदमी को वो, और तकरीबन 3 से 3.5 लाख टन पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ इन सहूलत बाज़ारों के जरिए, और ये जो अब वीट रिलीज़ कर रहे हैं फ्लावर मिल्स को, उससे तकरीबन 3-3.5 लाख टन अब तक रिलीज़ हुई। पिछले साल इस वक्त तक उनकी तकरीबन 9 से 10 लाख टन ज़्यादा हो गई थी। तो वो भी हमें एक कुशन वहाँ भी मिला। अब हमने पिछले साल तो हमने ज़्यादा मंगाई थी, तकरीबन 36 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई थी पिछले साल, जिसमें 12 लाख टन प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की थी क्योंकि मार्जिन उनको प्रॉफिट का आ रहा था, और तकरीबन 22 लाख टन के करीब हमने खरीदी थी सरकार ने। तकरीबन 36 लाख टन के करीब टोटल इंपोर्ट हुई थी।
हमने इस वक्त भी ऑर्डर्स प्लेस किया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि रिजर्व हो, क्योंकि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की जो हालात हैं जी जी उनको भी अब गंदम की ज़रूरत है, और हम दे भी रहे हैं। जो कि हमने FAO के थ्रू पास कर दिया। 40,000 टन FAO ने हमारे से मांगा था उनके लिए, तो हमने फौरी तौर पर दे दी। ECC उसकी अप्रूवल हो गई है, अप्रूवल हो गई है। उन्होंने अब उठानी है। अच्छा, उसके अलावा भी देंगे सर? जी, जैसे वो मांगेंगे। हमने इसके ऊपर 2-3 एक्सरसाइज हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं, अच्छा। मुख्तलिफ कमिटीज़ ने, और एक असेसमेंट आई थी कि उनको 4 से 7 लाख टन की, हालांकि वहाँ कोई ऐसे कोई इदारे नहीं है, इंटरनेशनल इदारों का मैंने कागज़ देखा था ठीक है। जिसमें कहा था कि इतनी requirement जैसे होगी जैसे उनकी। उनकी शायद 4 से 7 लाख टन, तो हमारे यहाँ वाफिर गंदम हो जाएगी। 61 जैसे हम से इम्पोर्ट 62 करें, लाख टन गंदम पहले ही हमारे पास पड़ी, और अगर हमें आगे से देनी पड़ी तो वो हम 4 से 5 लाख रिलीज कर सकते हम हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, आहिस्ता एक दिन में जाएगा। तो नहीं होता ना जी। 1000 या 2000 टन की रिलीज होती है सही डेली, है। अगर वो उनके ट्रक्स मांगेंगे, अगर G2G हुई, पर हो सकता है उनका प्राइवेट सेक्टर ले, पर हमारे पास ज़खायर हम बिल्डअप कर रहे हैं। सर अगर ज़खायर भी हैं और तो फिर हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं इस वक्त? स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए हम नहीं चाहते कि उसके वो लिए कोई, कितनी और इंपोर्ट करनी है? हमने जो इस वक्त तक इंपोर्ट की कर दिया है जी, टेंडर वो करती मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, TCP एक्चुअली, पर हम बताते हैं कि कितनी करनी है। हमारी वजारत हमने 19 लाख टन के जो है ना जी टेंडर्स कर दिए अप्रूव। तो उस वक्त तक हमारा ये ख्याल है कि जब तक नई गंदम आएगी हमारे पास 15 से 20 लाख टन का रिजर्व होगा। आखिरी बार है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनने के बाद तो जरूरत नहीं महसूस होगी। नहीं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के बाद फिर हमारी अपनी गंदम आ जाएगी ना, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सही। बम्पर फिर क्रॉप्स। हम हमारी अगले साल की गंदम की अभी से हम उसकी, हाँ, तैयारी हो रही है। अभी से कर दिया। कल ही मेरी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वालों के साथ बात हो रही थी कि उन्होंने कहा जी पिछले साल 5,30,000 टन हमने सर्टिफाई, इस दफ़ा हमने 6,30,000 टन किया है। क्वालिटी सीड, जिसको सीड के 3 पहलू होते हैं, प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड। ये मैं आपको एग्रोनॉमिक मैं भी यही सर्टिफाइड सीड्स तो बहुत ज़रा सुनने में आता भी है। प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड आखिरी मरला होता है, टॉप ऑफ द लाइन सीड। जी जी। तो क्वालिटी है, प्योरिटी और क्वालिटी, ये 2 चीज़ें मेन होती हैं। तो उसी से फिर आपकी गंदम, और कोशिश हमारी ये होगी, पिछले साल हम कुछ मेरा ख्याल है कुदरत की भी बड़ी मेहरबानी थी, हालात भी कुछ ऐसे पैदा हो गए, पर हमने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू किया पिछली पैदावार। सर हम भी थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि गुफ्तगू मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई मोशियात पे शो कर रही हूँ आज, लेकिन आपसे, क्योंकि आपका जब हम तारुफ करवा रहे थे, आएंगे हम इन सवालों पे दोबारा आएंगे आपके पास। आपका ताल्लुक भी एक जमींदार घराने से, मेरी पप्पो खुद एक जमींदार घराने से हैं। हम जहाँ पे जाते हैं उनका घर का गन्ना, घर की दही, ये वो, आप कितना इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को? और जो आज आप सुबह पराठा खाया था, आपने क्या खाया था? मैं मुख्तसर करता हूँ जी, क्योंकि मैं दही मेरा फेवरेट, उसके साथ थोड़ा सा फल, अच्छा, ये हनी, शहद, ओके, और 2 बॉइल्ड अंडे। अच्छा, आज पता चले कि नाश्ता क्या करते हैं। और बस ये मेरा, और जूस। सर जमींदारों का तो नाश्ता हमने देसी घी वाला प्योर सुना है। जूस, फ्रेश जूस में लेता हूँ मैं अपने बाग से। मिठा जो होता है ना जी, पता नहीं उसका अंग्रेजी का क्या लफ्ज़ है। मीठा पसंद है आपको? मिठा बेहतरीन है जी, वो थोड़ा सा कड़वा होता है मेरे लिए, वो स्टार्ट ही दिन में उससे करता हूँ। फ्रेश जूस पीता हूँ। अच्छा, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मैंने तो जमींदारों का ये सुना है कि उनका तो दिन का आगाज दही से होता है, देसी घी से होता है, ये वाली चीजें सुनी है, लस्सी और पराठा यहाँ तो एक बड़े ज़माने में मॉडर्न हम जमींदार खाते हैं हमारे थे। पास। अब छोड़ दिया। ऑमलेट जी, अब मैं ज़रा अपने आप को, क्योंकि सुबह उठते ही मेरा आगाज़ होता है जी कि मैं तकरीबन 1.25 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। 1.25 घंटा? जी, पर आराम से। अब मैं पहले तो सिर्फ साइकिलिंग कर रहा था, एक ज़माने में सिर्फ वॉक करता था, अब मैं आधी वॉक करता हूँ, आधी साइकिलिंग, और आज भी मैंने 40 मिनट की है वॉक और कोई 40 मिनट साइकिल। अगर आपके सिक्योरिटी इश्यूज ना हो तो हम पूछ सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर इस्लामाबाद में किस जगह का इंतखाब करते हैं साइकिलिंग के लिए? नहीं, मैं तो घर में करता हूँ, वो अच्छा, स्टेशनरी साइकिल। अच्छा, ठीक है, वो आप जो स्टेशनरी ठीक है, एक्सरसाइज करने ना आपने आप घर में वो इसलिए क्योंकि फिर इंसान का वो एक दिन बहुत ही ऐसा तरीके से गुजरता है, और आप बिल्कुल फिर मैं समझता हूँ कि माइंड से लेके तमाम तर आपके जितने भी हैं वो उसका फर्क पड़ता है। हाँ, किसी दिन एक्सरसाइज मिस भी होती है किसी कमिटमेंट की वजह से? होती है जी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, फिर भी करें, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी में मेरा टेंडेंसी है कि वेट पुट ऑन होता है, तो वो इसलिए मैंने ये मुख्तसर मैंने आपको कहा
कि उससे हर चीज़ डाइट कंट्रोल की तरफ मेरा है। और मैं बहुत लकी हूँ जी, बहुत इंसान कि माशाल्लाह। मैंने ज़िंदगी में इतनी कम मेडिसिन खाई, आप सोच नहीं सकते। अच्छा माशाल्लाह, ये सरदार आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, दैट इज द रीजन कि यू आर फिट माशाल्लाह। अल्लाह आपको इसी तरह सर फिट आमीन, रखे, हमारी दुआ आमीन। आपके साथ है। सर जरा ये भी बताइएगा कि चूंकि जमींदार घराने से जब आप होते हैं तो बड़ा शुरू से पेरेंट्स कहते हैं कि आप भी इस बिजनेस की तरफ हैं, वैसे तो आप इस बिजनेस की तरफ हैं, कभी खुद जाके खेती बाड़ी करने का शौक हुआ कि जाके देखूं मतलब इनके जो डेरे हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, मतलब बहुत यंग एज में? जी मेरी यंग एज तो ज़्यादा बाहर गुजरी, अपनी ज़मीन पे नहीं। मेरी 12 साल की उम्र थी तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनका 38 साल की उम्र पे ही डाइड। ही वाज अ BSc फ्रॉम अलीगढ़ जी। तो मेरी वालदा पढ़ी हुई थी क्वीन मैरीज की उस ज़माने में FA। तो उन्होंने मुझे 12 साल, मेरे 2 कज़न्स जा रहे थे, हमें तीनों को वलायत भेज दिया फॉर स्कूलिंग। तो मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। पर जब मैं वापस आया एज 23, तो मैंने पूरा 6 माह, जहाँ ना हमारी बिजली थी, हमारे वो अपने छोटे छोटे लगे होते थे पुराने वो जिससे हम चलाते थे बिजली शाम के वक्त पंखे, बट मैं 8-8 घंटे पैदल चलता था अपनी फील्ड में। तो मैंने एक एक इंच देखा हुआ अपनी फील्ड पे। पैदल चलने का मुझे बहुत शौक था और आई वॉज रीजनेबली फिट। तो सारा दिन मैं घूमता फिरता था, वो जो आप बात कर रही हैं। तो मुझे काश्तकारी का प्रैक्टिकल वहाँ से बहुत ज़्यादा शौक हुआ। फिर मेरी डिग्री भी एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी में थी। और फिर मैंने, पर क्योंकि अमेरिकन एजुकेशन में मैंने 120 कोर्स किए थे और मेरी बड़ी वाइड एक्सपोजर हुआ टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ तक कि मैंने एक ऑन द आर्ट ऑफ सिनेमा भी एक कोर्स किया था। तो मैंने वो, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक है, अभी भी मैं सुबह 4 अखबार देखता हूँ। अच्छा। एडिटोरियल ज़्यादातर उसके जो होते हैं। और उसके साथ साथ मेरे वी हैव 3 वेरी वेल एजुकेटेड, बेटर एजुकेटेड मी 3 चिल्ड्रन। 2 हार्वर्ड, एक येल गए अंडर ग्रेजुएट थ्रू कंपटीशन। तो वो मुझे कहते हैं पापा अभी तक आप स्टूडेंट हैं। तो मेरी ज़िंदगी का उस किस्म का पहलू है कि मैं रोज़ कोई ना कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह, पढ़ने के शौक की बात की सर, लेकिन आवाम को ना एक चीज़ पढ़ने से शौक लगता है, वो होती है रेट लिस्ट। थोड़ा छोटा सा इम्तिहान लेते हैं। वो हमें भी नहीं पता वैसे इस वक्त टमाटर की वैसे प्राइस क्या है, मैं भी काफ़ी दिन से नहीं गया, लेकिन ज़रा सर ट्राई करते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब को कितनी प्राइसेस का अंदाज़ा है। टमाटर की सर आज की प्राइस क्या होगी रफली? नहीं, मैं बता नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने खुद खरीदा नहीं। अंदाज़ा सर लास्टली कब खरीदा था? नहीं, मैंने एक टमाटर खुद नहीं खरीदा। अंदाज़ा लगाएं सर, कोई अंदाज़ा लगाएं। 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 30-40 के दरमियान होगा। ओके, इतना होगा। वैसे टमाटर पहले कितने से सस्ता है, पहले ज़्यादा इस वक्त सस्ता। इस वक्त आपको देखते हैं 2 चीज़ों की हो रहा है कि हमें इसको रोकना चाहिए, इसको जाने के लिए। इस पर बहस है कल हमारी CC में, टमाटर और प्याज का। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर असल में ये होता है कि ये सीजनल क्रॉप्स हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे है। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप ज़्यादा स्टोर भी, फिर इसका तो होना चाहिए ना वैल्यू एडिशन। जी जी। देखिए जी, आपका आलू जो है, हमारे पास इस दफ़ा आलू भी वाफिर था। हमने एक्सपोर्ट किया उसके लिए जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आलू भी कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट। अच्छा। रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। अच्छा। सिट्रस की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है पिछले साल से, 4,62,000 टन हुई। आलू कितना एक्सपोर्ट किया सर हमने? आलू मेरे ख्याल में कोई, मेरा अंदाजा है कोई 1.5-2 लाख टन के करीब हमने एक्सपोर्ट किया अच्छा। है पिछले सीजन। या ये 4,62,000 टन किया हमने सिट्रस का। और इसका हमने किया है जी आम का। आम आम तो सर हमारा मशहूर ही बहुत है, आम हमारा बड़ा खास है। जी जी जी। पर आम हमने पिछले साल 1,42,000 टन किया था, अब तक 1,40,000 टन, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा। बट उसकी इतनी प्रोग्रेस इस साल नहीं हुई। सर कोविड की वजह से हमने कम एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाते हैं। और आम के बारे में जब बात हो रही है ना, मुझे सर ये समझ नहीं आती, हमारा आला नस्ल का आम सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर वहीं से ही ब्रांडिंग होती है और फिर वो पता चलता है जी ये पाकिस्तान तोहफे भिजवाए गए। सर मुझे ये समझ नहीं आती, हम लोग अच्छा आम खाने से महरूम क्यों रह जाते हैं? अच्छा आम तो मिलता है पाकिस्तान में। नहीं, अच्छा आम मिलता है, लेकिन जो बहुत अच्छा होता है ना वो एक्सपोर्ट हो जाता है। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जमींदार, थैंक यू, लेकिन फिर भी वो फिर क्या करते हैं, जो उनके बागों के अच्छे वाले आम है ना, वो सिर्फ तोहफतन भिजवाते हैं। अब आपको पता तोहफे में तो एक आधी पेटी आती है, इससे ज्यादा पेटी आती नहीं है। मैं अगली मर्तबा आपको, अच्छा अजीब सी बात है, मेरे जैसा शख्स, हम आम काफ़ी उगाते हैं।
आम उगाते हैं, मैं बहुत कम आम खाता हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूँ सर, आम घर में पड़ा भी हो तो कहता हूँ और ले लो। अच्छा नहीं खैर मैं बड़ा बड़ा नॉर्मल ज्यादा नहीं। सर आपका पसंदीदा फ्रूट कौन सा है? मेरे जी मुझे वो एक शरीफा फ्रूट आता है, यस, जिनसे वो मेरा चीकू। चीकू। चीकू? जी जी हाँ, कराची में ज्यादा है। जी जी। और ये आता है आपका, ये सिट्रस फ्रूट्स मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन चीकू तो बड़ा मीठा होता है। इतना ज़्यादा नहीं, एक दो खाने होते, ज़्यादा नहीं खाते। और ये जितने सिट्रस फ्रूट्स है उसके जूस में पीता हूँ, चाहे वो ग्रेप फ्रूट आपकी सेहत के लिए A1 है, मिठा ये बहुत अच्छा है, इवन फॉर डायबिटीज बहुत अच्छा है। जी। और ये चीज़ें ज़्यादा, केला भी एक आध ज़रूर कोशिश करता हूँ कि खाऊं, बट ये नहीं। आम बहुत ही मज़ा, एक खाएं तो फिर 4 और खाने। फिर अवॉइड करते हैं या फिर कहते हैं छुट्टी कर ही दो आज? कहने क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होती है ना, तो उसका जो पाकिस्तान के आम है ना जी, हमारी जैसी वैरायटी शायद ही दुनिया में हो। सर अब तो हमने ऐसा आम मुतारिफ करा दिया है कि जो डायबिटीज के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी है ऐसी वैरायटी। हाँ थोड़ी है अभी, लेकिन मुतारिफ करा दी है हमने कि वो आम अब डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। 17 लाख टन पाकिस्तान की पैदावार है आम की, जिसमें से 1.5 लाख टन के करीब एक्सपोर्ट होता है, यानी कि 7-8% एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह वो ये 7-8 में से आपको वापस आया तो वो उसको दर्द हो रहा है सर। और नहीं तो क्या मतलब, यानी कि ढूंढने के 7-8% एक्सपोर्ट होता है सर यार, बाकी अच्छा आम होता है पाकिस्तान में। अच्छा, अब मुझे नहीं मिलता तो मैं अब क्या करूं? पहचान देंगे आपको, अपने अगला मेरे शॉपिंग करने जाना है, मैं बताऊंगा कोई कौन सा, व्हाइट कौन सा लेना है। ठीक है। और फिर हम आके आपसे टेस्ट भी करवाएंगे। सर यही वो आम था जिसकी आप बात कर रहे थे? अब मैंने जैसे खुद कहा कि मैं आम को समझता हूँ, पर मैं उसको ज़्यादा खाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, इतना वो उसका मज़ेदार होता है कि दिल करता है कि और खाओ, तो मैं सोचता हूँ कि बस इतना ही काफ़ी है। पर हमारे जो बलूचिस्तान और KP और गिलगित बल्तिस्तान में चेरीज बहुत मज़ा होती हैं, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। वो भी मेरा एक फेवरेट फ्रूट है आपका। पर वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है ना जी, शेल्फ लाइफ कम है उसकी। जी नहीं, हर चीज़ की, आम की भी शेल्फ लाइफ कोई नहीं है। अगर एक आम हम, यही बात है जो आपने, ये क्रिटिकल बात है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना या पल्प उसका निकाल के और उसकी वैल्यूडेशन करके ले जाना। हमारे साथ जो CPEC के आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें हमारी बड़ी कोशिश है चाइनीज़ के साथ कि हम प्रोसेसिंग वैल्यूडेशन में लाएं, डेट्स लाएं सिंध और बलूचिस्तान के लिए, आम के लिए साउथ पंजाब सिंध, और सिट्रस के लिए ये जो भलवाल एरिया, भलवाल का आपने पता नहीं देखा, किन्नों का पूरी तहसील भरी हुई है, तहसील है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल वो भरा हुआ है हमारा। तो अब क्लस्टर्स जिसको हम कहते हैं, ये हमारे क्लस्टर्स, और इसी में सर एक क्लस्टर हमारे पास सवात में जहाँ पे आड़ू है, और बहुत ज्यादा आड़ू है, 8 इंच बड़ा आड़ू। ये तो मैंने तोड़ा है, और वो भी छुपके तोड़ा था। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो 8 नंबर का आड़ू, वो आखिरी आड़ू होता है, जो बिल्कुल आखिर में उतारा जाता है। सर वो नुकसान भी हुआ उस फसल का, मैं नुकसान पर भी आऊंगा बिकॉज स्टडी दल पे भी बात करें, लेकिन वो जो नुकसान भी हुआ सवात में लास्ट ईयर स्पेशली आड़ू का। अब सर हम क्या प्लान कर रहे हैं ऐसे इलाके जैसे सवात है, बहुत मशहूर है वहाँ का आड़ू, कि प्रोडक्शन भी अच्छी हो, एक्सपोर्ट भी वहाँ का आड़ू हो? देखिए जी, हमारा जो आपको पता है ना कि 18वीं तरमीम के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ये एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बहुत से ऐसे जो थे डिपार्टमेंट्स 47 वो डिवॉल्व कर दिए गए। प्रोडक्शन जो है जिम्मेदारी चली गई सूबों के पास चली गई। अच्छा, अब हमारा जो रोल है वो 2 उसके मेजर पहलू हैं या 3 है। नंबर 1 कि हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओके, हमारा जो वफाक का है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक अप्रोच कैसे क्या होनी चाहिए, वो हमारा मेन जिम्मेदारी फॉलो करना है, और उनके साथ, उनके मशवरे के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ जी। और नंबर 2 रिसर्च, क्योंकि रिसर्च वो चीज़ है जिसके तहत आपने अगले 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, और उसको फिर उस चीज़ को आपने नर्चर करना साथ साथ। जिस तरह आप गंदम का बीज जब इवॉल्व होता है, एक दिन में नहीं होता है, इसको 7-8 साल लगते हैं। उसके पूरे लघुखा कल्टिवर्स से शुरू होकर आखिर में चंद रह जाते हैं, जिससे फिर आप वो जो एक्चुअल सीड प्रोपगेट करते हैं आगे, और फिर मल्टीप्लाई करके काश्तकार तक पहुंचाते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है दुनिया भर में। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया 1960s में, और उसके बाद उस किस्म का रेवोल्यूशन ज़राअत में कहीं भी नहीं आया। उसने ये किया था कि ओवरनाइट 10-12 मन जो हमारे यहाँ गंदम होती थी, वो सीड लेकर आए, उसमें आप पानी और खाद के ज़रिए, वो लॉज नहीं करता, गिरते नहीं थे,
वो 10-12 मन से 30 से 35 मन चला गया। उसने हमारे सारे इस रीजन को और तमाम तर दुनिया में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना में, जो पहले यहाँ फैमन आ जाता था कि लोग जो थे, बंगाल में फैमन आया था 1943 में, 30 लाख लोग बेचारे मर गए थे। तो उसके बाद फैमन नहीं आया, ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि ओवरनाइट इतनी पैदावार बढ़ गई कि हमारे जैसे मुल्क में 35 लाख टन होती थी 47 में गंदम, आज बढ़कर 2,75,00,000 हो गई है। आप खुद सोच लें, आबादी का भी उसी लिहाज से हमारा इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे हम 32 मिलियन से 220 मिलियन पर आए, वो भी फैक्टर ऑफ 7, वहाँ फैक्टर ऑफ 8 आ गया। पर फिर उसकी कंजम्पशन लेवल्स भी बढ़ जाती हैं और फिर कुछ इधर उधर भी हो जाता है। तो फिर जब हम देखते हैं तो उस किस्म की हर वक्त कोशिश की जाती है। सिमिट सबसे बड़ा इदारा, जहाँ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मेरी पिछले हफ्ते उनसे बात हो रही थी। मैंने उनको कहा, पिछले महीने सॉरी, तो मैंने उनके जब हेड को कहा कि हमें आप क्यों नहीं ये देते जो जिससे आप इवॉल्व करते हैं वैरायटीज़। तो वो मुझे कहने लगा कि क्या चाहिए आपको। मैंने कहा आपसे बेहतर इदारा कोई है दुनिया में? तो कहता है, वो खुद नहीं बोला, उसका नंबर 2 कहता है कि मेरा ताल्लुक़ है इधर से, हॉलैंड से। सर, जो ये आपने सवाल किया ये किसी ने पहले हमें नहीं किया, और यू आर क्वेश्चनिंग आवर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। आई सेड नॉट एट ऑल, हम सबसे ज़्यादा आपकी कदर करते हैं, आपसे हमने बहुत कुछ लिया है, सीखा भी है, और हमारे साइंटिस्ट आपके पास गए हैं। पर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि दुनिया का जहाँ से भी हमें बेस्ट मटेरियल मिले वहाँ हम जाएं। तो उसने कहा कि हमारे अलावा 2 और जगह हैं। उसने ओपन बात की, फलानी यूनिवर्सिटीज़ भी वो काम कर रही हैं उस लेवल की रिसर्च, और अगर आप चाहें तो वी कैन पुट यू इन टच। तो मकसद मेरा ये कहने का है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर वो हम अपने अंदर उस लेवल की, हमारा मेन इशू है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने अपने टॉप साइंटिस्ट को, यंग लोगों को एक मौका फराहम करना है कि उस लेवल की वो रिसर्च करे। उस लेवल उससे पहले हमें हमारी मेजर 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़राअत की, और हमारे पास बहुत से कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं ज़राअत के विद मेजर यूनिवर्सिटीज़। उनके साथ हमें मिलके जब तक उनके हम करिकुलर को वर्ल्ड क्लास करिकुलर बनाना चाहिए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं उनका अच्छा है, और हम चाहते हैं कि उसमें और बेहतरी की तरफ जाएं और वर्ल्ड वाइड उसमें हम कम्पिटिटिव हों। ठीक है। तो हमने, मेरी एक तजवीज़ है, उसमें मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की थी कि हम एक कमीशन बनाएं और उसके अंदर हम जितने हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं उसका हिस्सा बने, एंड देन वी मेक अपने करिकुलम को रिफॉर्म करें टू कम्पीट विद द बेस्ट। देखिए चाइना ने कैसे सुपर पावर बना 42 ईयर्स में। मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ। वो उसके जब मेन आदमी डेंग ज़ियाओपिंग 74 साल का वो था व्हेन ही केम इनटू पावर। वो माओ ज़ेडुंग की रेवोल्यूशन से 1917 में वो और चुन लाए, फ्रांस में स्टूडेंट्स थे, सो दे लर्नड व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड वाज ऑल अबाउट। फ्रांस का तो आपको पता है, नेपोलियनिक एरा से लेके अब तक इट्स वन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ से वो बहुत कुछ सीख के गया। तो उसके जहन में ये था, माओ ज़ेडुंग वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी बट ही वाज नॉट ए, उस किस्म की मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, इनके पास थी। तो ये जब आया तो इसने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, कि हम वही रेवोल्यूशन में ही चलते रहें या वी नाउ कम्पीट विद द वर्ल्ड। तो ही टुक दैट लैटर, उसके साथ पॉलिट ब्यूरो एग्री किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमारे जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, मैन एंड वुमेन, वी सेंड देम टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया, और तकरीबन 2 मिलियन स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जाके उन्होंने तालीम हासिल की। वो लोगों ने बेस बने, और फिर टोटल फैक्ट्रीज जो थी दुनिया की मल्टीनेशनल से इन्वेस्ट किया। और ट्रम्प साहब इतने उनसे खौफजदा हो गए कि उन्होंने कहा इनके खिलाफ टैरिफ लगाओ, इनके खिलाफ ये करो। तो पाकिस्तान के अंदर हमें एक ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए जहाँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग है वो इस किस्म की नॉलेज हासिल करें, उसका ज़ाहिर है फिर फायदा। और अगर हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम उस किस्म के नॉलेज का एक, वो तो दुनिया में कहते हैं ना, there's an explosion of knowledge, you press button and you get whatever you want। तो पर उसमें फिर पढ़ाने का तरीका होता है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होना चाहिए। हमें वी नीड टू मैकेनाइज आवर फार्म्स। उस पर बड़ी अच्छी बात सर कि आप अभी भी गुफ्तगू करें, और आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आप उसमें बात करें। सर एक चीज़ और मुझे बताइएगा, अभी जब हम सर लाहौर अगर जाएं इस्लामाबाद से, तो चक्री के थोड़े से टाइम बाद ही वो एक ऑलिव फील्ड आ जाती है जिस पर इमरान खान साहब ने बड़ा काम किया। सर एक तो मुझे बताएं कि उसका फ्रूट भी ज़ाहिर लास्ट ईयर लग गया, बलूचिस्तान का ऑलिव, और पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ऑलिव्स
लगाए जा रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि मौजूद जगह यहाँ पे ऑलिव लगेगा, और कितनी प्रोडक्शन हम हासिल कर और सकते सिर्फ हैं? मुख्तसर ही क्योंकि वक्त बहुत कम है, ये भी जवाब दे दीजिएगा कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कौन सी सब्जियां हैं जो हम पहले इंपोर्ट किया करते थे, अब हम फ्यूचर में देखेंगे कि पाकिस्तान में वो उनकी कास्ट शुरू हो जाएगी, फ्रूट्स और सब्जियां, वैसी कौन सी हैं? देखिए जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये है हमारे हैव वैल्यू क्रॉप्स। हमारे 5 हैं नॉर्मल क्रॉप्स। गंदम 38% हमारा एरिया लेती है। 4 हमारे हैं फिर राइस, कॉटन, शुगर केन और मकई, मेज़। 80% हमारी ये ज़ेर काश्त इन 5 मेजर के ऊपर है। फिर आ जाते हैं आपके फ्रूट्स, फिर आ जाते हैं आपके वेजिटेबल, फिर आ जाती है आपकी फीड फॉर लाइफ स्टॉक, जिसकी हमने बात भी नहीं किया। और लाइफ स्टॉक की इस वक्त कंट्रीब्यूशन आपके ज़राई GDP में 60% हो गई है। और वहाँ हमें बहुत बेहतरी करनी है, क्योंकि लाइफ स्टॉक के तरीके, ऑलिव का मैं मुख्तसर कहता हूँ, तकरीबन 36,000 एकड़ अंडर ऑलिव आया। इसमें हमारे पंजाब के कुछ इलाके हैं, KP के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान के हैं। ऑलिव इज़ ए हाई वैल्यू क्रॉप और बेसिकली ये मेडिटेरेनियन क्रॉप है। अच्छा। वहाँ जो जितने भी मेडिटेरेनियन हैं, उसमें नॉर्थ अफ्रीका के जितने मगरब के ममालिक हैं, इटली है, स्पेन है, तो ये हमारे 4-5 ममालिक से हमने उनका जो था ये सीड लिया। एंड दिस इज़ अ हाई वैल्यू क्रॉप और इसमें मैं समझता हूँ फ्यूचर हमारा है, पर उसकी मैच्योरिटी के लिए 5, 7, 8, 10 साल लगते हैं बिफोर एक्चुअली यू रीच दैट स्टेज। पर उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि फिर हमारे यहाँ एक क्वालिटी ऑफ जो इनपुट होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो एडिबल ऑयल का है। हमारा जो खुर्दनी तेल है करते हैं, उसमें हम तकरीबन 85 से 90% इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये पहली मरतबा है पाकिस्तान की तारीख में कि हमने सोयाबीन, जो हमारे यहाँ PRC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल वाले के पास 160 टन बीज था, तो मैंने कहा इसमें 100 टन निकालो। फील्ड में कभी गया नहीं जी, हम नहीं गया। हमने 2000 टन दिया है, 2000 एकड़ का वहाँ KP में लगवाया और 1000। अब उसका अब आएगा रिजल्ट। तो ये सोयाबीन हम तकरीबन 1 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम आज से इसको स्टार्ट करें, हालांकि यहाँ 25-3 साल में हमारे रिसर्च सेंटर्स में चल रहा था, उसको हमने प्रोपगेट नहीं किया, काश्तकार तक नहीं पहुंचा। अब उसका हमने स्टार्ट लिया 3000 एकड़। आज लेकिन जब स्टार्ट लिया सर, आपको क्या लगता है इसी तरह से अगर हमने करते रहे और सोयाबीन की तरफ, तो कितने सालों बाद हम कहेंगे कि एडिबल ऑयल की अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे? सर ये बहुत ये तो मोजज़ा होगा कि, पर अगर हम चल पड़े, इंडिया का भी यही हाल था चंद साल पहले। वहाँ जब राजीव गांधी आए हादसाती तौर, आफ्टर हिज मदर वाज असैसिनेटेड, उन्होंने एक कानून नाफिज किया था टू ब्रिंग इन सोयाबीन, और आज वो तकरीबन 24 मिलियन टन की तरफ चले गए। खैर वो एक और खिला, चाइना का भी ये है 24। उसमें 3 मेजर है जी, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील, जो तकरीबन 60% सोयाबीन दुनिया की पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्ट इस दफ़ा करवाया है। उम्मीद करते हैं कि ये सस्टेन होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि सस्टेनेबिलिटी का बहुत है। जब when the people change, policies change, तो वो नहीं होना चाहिए। जहाँ अच्छा काम हो रहा और उसका अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशो, जैसे कपास इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, उसमें हम पीछे चले गए क्योंकि हमने वो टेक्नोलॉजीज नहीं हासिल की जो BT टेक्नोलॉजी आज से 30 साल पहले चाइना ने की, फिर इंडिया ने की, ऑस्ट्रेलिया ने की, और ममालिक ने की, हमने नहीं की। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ हम जाएं। पर ये चीज़ें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं और रिसर्च ओरिएंटेड है। फिर मैकेनाइजेशन जो है ना जी, पाकिस्तान में वही एक ट्रैक्टर और कल्टीवेटर लेके हम ज्यादा चले होते हैं। तो हमें जरा जिद्दत की तरफ जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, रिसर्च की तरफ डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगे हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमने आपसे पूछे, बहुत रह गए एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी हम आपको एक दिन जरूर दावत देंगे कि आप आए और दोबारा से वो सवाल जिनके जवाब रह गए थे वो हम आपसे वापस। थैंक यू वंस अगेन। वक्त हो गया खत्म, कल मुलाकात करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।